Good morning, everyone. Wishing you, all of you, a very happy new year. और आज से हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेक्शन शुरू करेंगे। और जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में की बात करेंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कई चीज़ें देखेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें कंपैरिजन किया क्यों जाता है, कैसे कंपैरिजन होता है। तो हम इसके अनेक पार्ट्स को देखेंगे, लेकिन पहले हम इस बात से शुरुआत करें कि आखिर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन ऐसे विचारक हैं जो पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इस हिसाब से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अध्ययन करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि विवाद इसलिए एक जब भी आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ तो मन में एक शंका जरूर होती है कि आखिर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो माना जाता है कि अरिस्टोटल दुनिया में इन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में अरिस्टो का विचार माना जाता है, अरिस्टोटल है। और अरिस्टोटल ने ही दुनिया के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया। तो स्वाभाविक रूप में लोग कह देते हैं कि अरिस्टो ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वान भी हैं और तुलनात्मक राजनीति का विचार भी अरिस्टो के विचारों से ही आता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही वास्तविकता है ये कि अरिस्टोटल तुलनात्मक राजनीति के विषय को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या किसी विषय का विषय वस्तु के रूप में पाया जाना और किसी विषय को एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाया जाना, मान्यता देना, दोनों बातें एक है या अलग अलग है? तो ध्यान से देखा जाए दोनों बातों में थोड़ा लगाव है। यानी विषय वस्तु के रूप में कोई चीज़ बहुत पहले से ही हो सकती है, हो सकता है उसका विश्वविद्यालय में अध्ययन न होता हो। जैसे आप देखेंगे भारत में जब सोशियोलॉजी का विकास हुआ तो उसके बाद जात धर्म ये सब चीज़ों का बड़ा प्रभावी अध्ययन होने लगा। तो क्या उसके पहले जात धर्म की बातें किसी ने नहीं की थी? यानी मानव धर्मशास्त्र में पढ़िए तो भी वहाँ वो मान्यता मिलती है। लेकिन अब क्या तो इसका मतलब है कि मानव धर्मशास्त्र में मनु को समाजशास्त्र का जन्मदाता माना जाए? अब भाई समाजशास्त्र जब पढ़ाया जाने लगा तब तो विश्वविद्यालय में आया। ठीक यही मान्यता हम पॉलिटिकल साइंस के विषय में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लगा के देखें, उसके बाद हम देखेंगे उसके अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। तो विश्वविद्यालयों में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के ब्रांच के रूप में शुरू हुआ और वो शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1960 के दशक के बाद से, या 1960 के दशक से। 1960 के दशक का मतलब है 60 से लेकर 69, क्योंकि इसी फेज में आप देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो किताबें लिखी गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जैसे कि उसमें है मैक्रेटिस स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये किताब मैक्रेटिस ने लिखी। फिर आप देखेंगे हेनरी एक्स्टीन ने जो बुक लिखी वो है अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बात ध्यान रखने की है कि जो स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बुक लिखी गई मैक्रेटिस के द्वारा वो 1966 में है। और कई बार तथ्यों का महत्व हम कॉन्सेप्ट के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि 66 हमारे लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अगर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं तो हम तमाम उसमें कॉन्टेक्स्ट देखेंगे आखिर क्यों 66 की क्या खास बात थी, 60s की क्या खास बात थी। और यानी मैक्रेटिस और एक्स्टीन जैसे लोग सीधे ही बात लिख रहे हैं कि कंपैरेटिव शब्द का प्रयोग अपने बुक के सामने कर रहे हैं। अरिस्टोटल ने तो ऐसी बात नहीं कही थी। अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखा और ये कहीं नहीं लिखा कि उसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अध्ययन किया। और अरिस्टोटल क्यों, हम तो जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो तमाम विचारकों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने कंपैरिजन तो किया लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया नहीं। उसमें तो मॉन्टेस्क्यू के भी नाम आ सकते हैं। कहा जाता है भले ही मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट रहा हो फिर भी उसने सत्ता के प्रकार के बीच में कंपैरिजन किया ही। इसीलिए दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है। अरस्तु अगर विषय वस्तु के रूप में देखा जाए कि तुलनात्मक राजनीति के पिता कौन है तो अरस्तु विषय वस्तु के रूप में। लेकिन अगर किसी विषय को अध्यापन के रूप में देखा जाए, किसी विषय को पढ़ाने के दृष्टिकोण से देखा जाए, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करने के मामले में देखा जाए तो तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति हो रही है 1960 के दशक से। और 1960 के दशक का महत्व क्या है इस बात को अभी देखेंगे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि
तुलनात्मक राजनीति एक अलग ब्रांच आया पॉलिटिकल साइंस में, और 1960 के दशक में इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन विषय वस्तु के रूप में ये उतना पुराना है जितना पुराना अरिस्टोटल का विचार। विषय वस्तु के रूप में बड़ा पुराना है, पहली बात। दूसरा मुद्दा ये है कि 1960 के दशक में इसकी क्या खास बात थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नया ब्रांच आ गया, तो जो पुरानी ब्रांचेस थी उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर नया ब्रांच आ गया तो एक स्वाभाविक रूप में प्रश्न ये उठता ही है कि आखिर में पुरानी ब्रांचेस में ऐसी कौन सी समस्या थी जिसकी वजह से एक नया ब्रांच आना पड़ा। क्योंकि पहले से पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट, ये सारे मामले चल ही रहे थे। तो उस संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि 1980 1960 का कॉन्टेक्स्ट क्या था। जो 1960 के दशक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक नया आ रहा है विषय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में किसी विषय का विकास, तो उस समय 1960 के दशक का क्या महत्व था, तो आपको हम याद दिला दें। और ख़ास तौर पे हम महत्व केवल पॉलिटिकल थियरी के हिसाब से देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि महत्व इतिहास या किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। महत्व तो हम पॉलिटिकल थियरी के हिसाब से देख रहे हैं। और महत्व की बात देखी जाए तो 1960 का दशक एक ऐसा था जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा पहले ही बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवादी क्रांति का प्रयोग कर दिया गया। अब व्यवहारवादी क्रांति हम पॉलिटिकल थियरी में अलग से देखते हैं, इसलिए वहाँ इसका विस्तार नहीं करेंगे। हाँ, उसके बारे में 2-3 लाइन आपको बताते रहेंगे जो काम की है। इसका मतलब है 1960 का एक ऐसा दशक था जब अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम आगे बढ़ रहा था। लेकिन साथ में ये भी माना जाने लगा, व्यवहारवाद का सीधा सा मतलब है, हमने फिर कहा व्यवहारवाद एक अलग टॉपिक है जो हम थियरी में पढ़ते हैं। जिन लोगों ने थियरी पढ़ा होगा उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन व्यवहारवादी तरीका क्या था कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए किस तरीके से हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें। यानी व्यवहारवाद का सीधा सा मतलब ही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, गणनात्मक पद्धति का प्रयोग, वस्तुनिष्ठ पद्धति का प्रयोग, ये व्यवहारवाद की मूल बात थी। और व्यवहारवाद की मूल मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान वो प्राकृतिक विज्ञानों जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसा ही एक विज्ञान है। और इसीलिए व्यवहारवादियों ने क्या किया कि राजनीतिक सिद्धांत में एक सामान्य निष्कर्ष वैसा लगाने का प्रयास किया जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। जैसे फिजिक्स में आप देखेंगे सार्वभौमिक निष्कर्ष होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सार्वभौमिक का मतलब ऐसा नहीं किसी देश में है, किसी काल के लिए है, वो सभी समय के लिए है, उसको माना जाता है। तो इन्होंने व्यवहारवादियों ने सोचा कि हम पॉलिटिकल थियरी में भी वैसे ही सामान्य सिद्धांत का विकास कर लेंगे, हम वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का विकास कर लेंगे, वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास कर लेंगे। लेकिन ये बात भी महसूस कर ली गई कि मानविकी विषय में ऐसे वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का विकास नहीं हो सकता, वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास नहीं हो सकता जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में है। कारण प्राकृतिक विज्ञानों के विषय वस्तु अध्ययन का अलग है और मानविकी विषय की विषय वस्तु अलग है। अब मानविकी विषय में हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहारवादियों ने क्या कहा, वह चुनाव व्यवहार का अध्ययन किया जाए, वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। एक व्यक्ति है जो मतदान देकर आ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन तो ऐसा होगा जो मेजरमेंट किया जा सके, जिसको नापा जा सके। अब सवाल है कि जब प्राकृतिक विज्ञान में हम किसी कण का अध्ययन करेंगे, रसायन का अध्ययन करेंगे, तो उसको लैब में ले जाके एक कंडीशन के हिसाब से अपना अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्या मानव व्यवहार के बारे में यही बात सही है? क्या मानव व्यवहार और वस्तु का व्यवहार एक ही जैसा होता है? और मानव का व्यवहार, रसायन का व्यवहार, मानव का व्यवहार, वस्तु का व्यवहार तो एक जैसा होता नहीं। इसलिए व्यवहारवादी बात समझ गए कि भाई ये वैज्ञानिक अध्ययन संभव है नहीं। किसी भी हम मानविकी घटनाओं को इतनी वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, मानव स्वयं है। और मानव के व्यवहार के बारे में निश्चित बात कह देना ये अपने आप में बहुत ही कठिन है, अगर संभव नहीं है तो इसका मतलब है व्यवहारवाद या पॉलिटिकल थियरी में व्यवहारवाद है क्या? पॉलिटिकल थियरी के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका, पॉलिटिकल थियरी के अध्ययन का गणनात्मक तरीका, पॉलिटिकल थियरी के अध्ययन का एक वस्तुनिष्ठ तरीका, यही सामान्य अर्थों में कहें व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद से जो अपेक्षाएं थी कि एक सामान्य सिद्धांत का विकास हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाया।
पहली समस्या आई। तो 60 के दशक में ये पहली समस्या आ गई व्यवहारवाद के सामने। इन लोगों ने कहा ना ना भाई, मामला कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, 1960 का वो दशक था जब ठीक है शीत युद्ध तो जारी ही था। अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य भी लेंगे। शीत युद्ध जारी था और आप याद रखिए, दुनिया में एक तरफ तो उदारवादी व्यवस्था पहले से थी, उदारवादी व्यवस्था थी ही, और उदारवाद और साम्यवाद के बीच में एक वैचारिक संघर्ष चल रहा था। क्योंकि उदारवाद को चुनौती देने के लिए एक तरफ फांसीवादी आए, लेकिन संयोग की बात है कि अब ये बड़ा बहस का विषय है कि उदारवाद और फांसीवाद एक है नहीं है, उसे मार्क्सवादियों की राय अलग है। तो फिर हमने कहा कि हमारा यहाँ ध्यान मूलतः कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, बाकी विषय को हमने अलग अलग चीज़ों को बता रखा है। लेकिन ये मामला होता है कि भाई फांसीवाद ने भी कहा जाता है कि उदारवाद को, मार्क्सवाद को बड़ा चैलेंज किया। और हमने मुद्दा जिक्र इसलिए कर दिया कि कई लोग तो मानते हैं नहीं भाई फांसीवाद तो पूंजीवाद या उदारवाद के सगे भाई थे, तो ये विवाद का सवाल है, यहाँ उसको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जो फांसीवाद आया था वो तो उतने ही जल्दी उसका खात्मा भी हो गया। लेकिन अक्टूबर 1917 में जब साम्यवादी क्रांति सोवियत संघ में हुई, तो साम्यवाद और उदारवाद के बीच संघर्ष जारी था। कोल्ड वार का माहौल था, कोल्ड वार का माहौल था, और कोल्ड वार में वैचारिक संघर्ष था ही पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में, उदारवाद और पूंजीवाद के बीच में। और साम्यवादी लगातार ही चुनौती दिया करते थे कि भाई देखिए हमारा अध्ययन बड़ा वैज्ञानिक किस्म का है, और आज तक ये जो उदारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, इनका तो बेकार का अध्ययन है, वैज्ञानिक वगैरह अध्ययन है नहीं, ये तो केवल कहानियां कहते गए हैं। अभी तो हम पहली बार चीज़ों को वैज्ञानिक रूप में देख रहे हैं, ऐसा दावा किया था साम्यवादियों ने। तो कहा जाता है कि इसी के जवाब में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। तो व्यवहारवाद के आने में एक ये भी कारण था, सारे कारण नहीं थे, बाकी कारण हमने आपको पहले बता रखे हैं थियरी में। अब साम्यवाद एक कारण तो था ही। तो साम्यवाद को देखकर पहले अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने कहा कि नाना भाई अब हम विषय को वैज्ञानिक बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे। और दूसरी बात, शायद साम्यवाद को देखते हुए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने या यूरोप और अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ये भी बात कहनी शुरू कर दी कि भाई देखिए हमारी व्यवस्थाएं आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। और एक उनके मन में एक हिडन ऐसी प्रवृत्ति थी कि कहीं न कहीं पूरी दुनिया हमें पढ़े और पूरी दुनिया उदारवाद को बेहतर समझे, उदारवाद को स्वीकार करे, मार्क्सवाद जैसी कोई चीज़ उतनी प्रभावशाली नहीं है। इसलिए भी तुलनात्मक राजनीति, यानी अगर आप तुलनात्मक राजनीति के उत्पत्ति के कारणों को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। 1960 का दशक तो यही था कि भाई कोई चीज़ कैसे उत्पन्न हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए हमने कहा कि मैक्रिडस और एक्स्टीन की जब हम बुक का नाम रिफ़र करते हैं, मैक्रिडस और एक्स्टीन की बुक का नाम जब हमने रिफ़र किया कि तुलनात्मक राजनीति, तो जिस संदर्भ में लिखी गई उस संदर्भ का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये दूसरा कारण हो गया कि कहीं न कहीं अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन लगता था कि जो अमेरिका की उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, अमेरिका की, यूरोप की उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, वो बाकी दुनिया के लोग उसे स्वीकार करें, बाकी दुनिया में उसे मॉडल के रूप में दिखाया जा सके, बाकी दुनिया के सामने उसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जा सके। ये भी कारण था कि जिस वजह से तुलनात्मक राजनीति का उत्पन्न होना अवश्यंभावी हुआ। तीसरी बात ये भी ध्यान रखने की थी, एक तरफ तो साम्यवाद का चैलेंज था ही, तीसरी बात ध्यान में ये रखने की थी कि उदारवाद और साम्यवाद तो आपस में लड़ रहे थे, और 1960 के दशक में अफ्रीका के देश भी उपनिवेशवाद के पंजे से मुक्त हो ही रहे थे। इसका मतलब एशिया अफ्रीका के ज़्यादातर देश, यानी जो एशिया अफ्रीका के देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, एशिया अफ्रीका के ज़्यादातर देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासत से मुक्त हो रहे थे। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासत से मुक्त हो रहे थे, तो इन लोगों ने अलग अलग तरीके शासन के अपनाए। अच्छा, कहीं लोकतंत्र अपनाया गया, लोकतंत्र अपनाया गया, और लोकतंत्र अगर अपनाते तो निश्चित तौर पर हमें उदारवाद की तरफ ही देखना पड़ता, यूरोप की तरफ देखना पड़ता, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता। तो हमने लोकतंत्र तो अपनाया, लेकिन कहा जाता है कि वो लोकतांत्रिक शासन जो भी अपनाया, किसी ने संसदीय, किसी ने एकात्मक, किसी ने संघात्मक, किसी ने मिला जुला,
इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक शासन अपनाया तो किसी ने संसदीय, संघात्मक, एकात्मक, जो ये लोकतंत्र के शासन की प्रणाली है। और बहुत सारे देशों ने तो साम्यवादी शासन भी अपनाया। कई जगह तो धार्मिक शासन अपनाए गए, कई जगह साम्यवादी शासन अपनाए गए। तो अलग-अलग विकासशील देशों में, एशियाई अफ्रीकी देशों में अलग-अलग शासन अपनाए गए। लेकिन जो शासन विकासशील देशों में, एशियाई अफ्रीकी देशों में अमेरिका, यूरोप से लिए गए, वो शासन वहाँ उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जैसा अमेरिका, यूरोप में काम कर रहा था। तो फिर अब उसके पीछे ये लोगों में उत्सुकता आई कि क्यों ना कि तुलनात्मक राजनीति में थोड़ा तुलना किया जाए। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ कि आखिर में ऐसा क्यों आ रहा है कि भाई यहाँ इंग्लैंड में संसदीय शासन अलग चल रहा है, भारत में संसदीय शासन अलग तरीके से चल रहा है। और फिर अगर चुनाव की प्रणाली एक जगह कुछ और है तो फिर वो दूसरी जगह कुछ और क्यों है? यानी एक ही संघात्मक शासन दो अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरीके से कार्य क्यों कर रहा है? तो एशिया अफ्रीका के उदय होने के बाद यानी अमेरिका और वो यूरोप के विद्वानों को तमाम ऐसे निष्कर्ष मिलने लगे जिनसे ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, एक अलग ही हमें तरीके का विकास करना पड़ेगा जिसका नाम है तुलनात्मक। इसलिए अगर तुलनात्मक राजनीति के उत्पन्न होने की बात करें, जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव क्या मेथड है अध्ययन का, राजनीति क्या है, विषय वस्तु है। कंपैरेटिव एक मेथड है, ठीक वैसा मेथड जैसा कि व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद क्या है? पॉलिटिकल थियरी का एक मेथड था और वो सोचता था कि हम बिल्कुल वैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे, और वैज्ञानिक अध्ययन कर नहीं पाया। इसका मतलब है अब हमने एक नई पद्धति ली, इसका नाम है तुलनात्मक। अब राजनीति में किन किन चीज़ों का अध्ययन करें, इसे हम अभी आपको याद दिला देंगे। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग क्यों किया गया? तो अगर उसका संदर्भ देखें 1960 का, तो पहला व्यवहारवाद की सफलता, दूसरा फिर आया कि शीत युद्ध की वैचारिक झगड़ा, जहाँ पे कि साम्यवाद आपस में टकरा रहे थे और दोनों अपनी श्रेष्ठता के दावे कर रहे थे, और तीसरा एशिया अफ्रीका के नए देशों की उत्पत्ति होना। ये 60 के दशक की महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिस संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति की एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ, एक नए ब्रांच के रूप में आया, एक नई पद्धति के रूप में आया। अब ये आलोचना, ये संदेह हमेशा बना रहता है, ये आलोचना का पार्ट हमेशा बना रहेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखिए, इनकी मंशा क्या थी कि तुलना कर लिया जाए और तुलना से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, अभी इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना ना ना, ये यूरोप और अमेरिका के लोग, इनका उद्देश्य ये नहीं था तुलना कर लिया जाए कि क्यों एक ही शासन की प्रणाली अलग अलग देशों में अलग अलग काम कर रही है, उसको हम देख तो लें, उनको देख तो ले। इनका ज़्यादा उद्देश्य ये था, लोग कहते हैं कि ये तुलना करने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे कि उदारवाद और साम्यवाद में तुलना कर लें, आखिर में इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या खामी है। ये ज़्यादा बताने का प्रयास करते थे कि उदारवाद अच्छा क्यों है। यानी अगर हम दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, कि मान लीजिए मैं तुलना किससे कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में तुलना भी करते हैं, जैसे हम यहाँ तुलनात्मक राजनीति, हम तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं और हम जीवन में कई बार ऐसी तुलनाएं करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने अगर नया वाहन खरीदेंगे, दूसरे से तुलना करेंगे, तो दूसरे से तुलना तब अच्छी होनी चाहिए जब आप बताएं उसमें अच्छी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ अच्छी चीज़ क्या है, और तुलना कई चीज़ों की समानता, विषमता, आप उसकी फीचर बता दो कि ये फीचर आप में है, ये फीचर हमारे में है। आज मोबाइल की तुलना खूब लोग करते हैं। अब सवाल है, तुलना तो ठीक है, लेकिन तुलना के बहाने आप ये सिद्ध करने में लग जाए कि ना मेरा ही मोबाइल सबसे अच्छा है, फिर कठिनाई आएगी। और ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के ऊपर, यूरोप के विद्वानों के ऊपर ये आलोचना लगातार लगती रही कि वो लोग तुलना कम करना चाहते थे, तुलना के बहाने उदारवादी व्यवस्था को श्रेष्ठ ज़्यादा बताना चाहते थे। और इसे लोग कहते भी रहे कि ना तुलना के माध्यम से उनका ये थोड़े उद्देश्य था कि वो एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर लें। व्यवहारवाद विफल हुआ तो उसके विकल्प के रूप में एक नई तुलनात्मक पद्धति को अपना लें। उनका उद्देश्य तो ये था कि तुलनात्मक पद्धति को अपनाया जाए ना अपनाया जाए, बस हम अपने वैचारिक श्रेष्ठता को प्रभावित कर दें। ये आलोचना लगी रहती है। ये आलोचक खासतौर पे एशियाई अफ्रीकी देशों के लोग तो बार बार करते हैं, साम्यवादी खूब करते हैं, क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच में कम्युनिज्म का अप्रोच ही पूरा मिसिंग है, पूरा उदारवाद का प्रभाव को दिखेगा। इस 60 के दशक से अगर आप शुरू करिए, तब हमें समझ आएगा तुलनात्मक राजनीति की फिर उपयोगिता क्या है।
ये हमने संदर्भ बता दिया कि तुलनात्मक राजनीति किस संदर्भ में आ रहा है कि विषय एक विषय के रूप में, विषय वस्तु के रूप में नहीं। ये तुलनात्मक राजनीति का विषय के रूप में उत्पन्न कब हो रहा है? 1960 के दशक में। विषय वस्तु के रूप में अरस्तू से। इन दोनों बातों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसका एग्जाम्पल आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति, इसका मतलब है कि हम तुलना करें क्यों? भाई तुलना पहले हम देख लें, फिर राजनीति देख लें। तो हमें पहला अगर हम देखें तुलना, कि हम तुलना क्यों करें, हम तुलना क्यों करें, तो इसके पीछे फिर हमारे तर्क क्या होंगे? जब कहते हैं तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो तुलनात्मक राजनीति में पहला, तुलना हम क्यों करें, तुलना का लाभ क्या है? यानी तुलनात्मक राजनीति में क्या है? तुलनात्मक क्या है? एक पद्धति है। राजनीति क्या है? कि विषय वस्तु है। तो अभी हम पद्धति पे आ रहे हैं कि एक नई पद्धति आई, जैसे कभी व्यवहारवाद आया था, बहुत सारी पद्धतियां पॉलिटिकल थियरी में आई, जैसे कोई फिलोसफिकल पद्धति, वैसे तुलनात्मक पद्धति आ गई। तो हम तुलना क्यों करें, इससे लाभ क्या है? तो आप देखेंगे पहला लिखा गया है कि जब हम तुलना करते हैं तो स्वाभाविक रूप में किसी विषय वस्तु का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? कोई वस्तुनिष्ठ जानकारी लेना, कोई ज्ञान प्राप्त करना। भाई कोई विषय पढ़ रहे हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ से हम ज्ञान ही तो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि दो व्यवस्थाओं के बीच तुलना करके हम विषय वस्तु की जानकारी करते हैं, एक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें विषय वस्तु की जानकारी होती है। तुलना का उद्देश्य क्या है और विषय वस्तु की जानकारी कैसे? अब मान लीजिए कि हमें ये बात देखनी है कि विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को देखना है, तो डाइसी को पढ़ना होगा। डाइसियन रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की है। इसका मतलब है कि जब हम तुलना करेंगे तो और उसमें फिर, अब मान लीजिए कि हमें एक जानकारी चाहिए कि संसदीय शासन अच्छा होता है कि संघात्मक शासन अच्छा होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिर कंपैरिजन कर लीजिए। यानी कंपैरिजन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम विषय वस्तु की जानकारी करें, एक ज्ञान प्राप्त करें। तो उसमें एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि संसदीय शासन भारत में अपनाया जाए या भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन अपनाया जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये तुलनात्मक राजनीति का फर्क दिखाता है। मैं आज तो भारत में बहस होती है, ये जब लिखते समय व्यवहारिक एग्जाम्पल आप एक ही लाइन देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। मूल से थ्योरेटिकल लिखेंगे, व्यवहारिक एग्जाम्पल हमेशा एक लाइन। वही बात ध्यान रखने की है कि पता चला सब व्यवहारिक एग्जाम्पल लिखने लगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहारिक एग्जाम्पल समझाने के लिए बताते हैं, एक लाइन से ज़्यादा उसका यूज़ मत करिए। अब ये बात तो हमेशा चर्चा में होती है कि भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, तो हम फिर जिक्र करेंगे भाई अमेरिका की संसदीय शासन, जो हमने अमेरिका से अध्यक्षीय शासन क्यों ले लिया जाए, या ऐसा ना हो कि फ्रेंच मॉडल ले लिया जाए। फ्रांस ने क्या किया है? संसदीय अध्यक्षीय शासन का मिक्सअप कर दिया है, जो श्रीलंका में है। तो कौन सी शासन की प्रणाली बेहतर है, इसकी हमें जानकारी कैसे होगी? तुलना से। तुलना करेंगे तो कोई न कोई विषय वस्तु में पता चलेगी, संघात्मक शासन के बारे में, संसदीय शासन के बारे में। तो देखने में लगता है हाँ यार, ये तो अच्छा तरीका है, ये तो बढ़िया तरीका है, बजाय कि हम नापने जोखने के। तुलना करके अच्छे से देख लें, कमी बेसी देख लें, उसके बाद फिर पता कर लें। और फिर तुलना करने का दूसरा फिर तरीका क्या हो सकता है? दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि तुलना से एक मामला दूसरे जुड़ा होता है। जब हम तुलना करते हैं उससे क्या फायदा होता है? एक की अच्छी प्रैक्टिस, यानी हमें तुलनात्मक रूप में बेहतर व्यवस्था की जानकारी होती है, गुड प्रैक्टिसेस। जब हम तुलना कर देते हैं तो बेहतर व्यवस्था की जानकारी हो जाती है। अब बेहतर व्यवस्था का मतलब है कि आखिर में कौन से चुनाव की प्रणाली ज़्यादा बेहतर है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है या लिस्ट सिस्टम है। अब अगर हम इस वक्त कंपेरिजन करें, फिर हम व्यवहारिक एग्जाम्पल एक देख रहे हैं कि भारत में देखिए, एक तो हमें विषय वस्तु की जानकारी होती है पहला, और सब चीज़ें आपस में अंतर संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड फास्ट कहने के तरीके हैं, भाई कोई चीज़ करते हैं, इसलिए कंपेरेटिव मेथड ये है। तुलनात्मक पद्धति के लाभ अगर आप देखेंगे तो क्यों हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक की। अब एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि मान लीजिए कि
इज़राइल में भी आपने देखा होगा कैसे देखिए हमारे लिए तो हर घटने वाली चीज़ विषय से जुड़ी होती है और विषय के समझने का यही मतलब है। जो भी चीज़ घट रही है आपके लिए हो सकता है करंट अफेयर हो, हमारे लिए तो कुछ करंट अफेयर होता नहीं। कोई चीज़ अचानक थोड़ी पैदा हो जाती है। अब मान लीजिए इज़राइल में 2 साल में चौथी बार चुनाव होने को है, तो इज़राइल में ऐसा क्यों हो रहा है? इज़राइल में भी संसदीय शासन है। इज़राइल में हो इसलिए रहा है कि वहाँ पे लिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया गया है। और ये तुलना करने की जानकारी इसलिए होती है कि भारत में ये लोग कहते हैं, लॉ कमीशन ने भारत में कहा है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव की प्रणाली है, अब ये बात अलग है कि फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव की प्रणाली वो कहीं और हम आपको बता देंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता है थोड़ा-सा उसके लिए और सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये भारत में लोग कहा कर रहे हैं कि भाई फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव की प्रणाली हम भारत में ये थोड़ा-सा हमें अल्पसंख्यकों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है और फिर हम क्यों ना एक लिस्ट सिस्टम का प्रयोग कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये फ़ायदा है कि अगर हम इज़राइल के एग्ज़ाम्पल ले लें तो पहला, दूसरा अपने पड़ोसी के एग्ज़ाम्पल ले लें नेपाल। आपको पता है कि नेपाल में इस समय राजनीतिक संकट है और राजनीतिक संकट के कई राजनीतिक आधार हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन राजनीतिक संकट का जो एक बड़ा पॉलिटिकल कारण है, संवैधानिक कारण है, वहाँ पे कौन सा चुनाव की प्रणाली है? लिस्ट सिस्टम। नेपाली संसद में आधी सीटें लिस्ट के द्वारा सूची पद्धति के द्वारा निर्वाचित होती हैं और सूची पद्धति की व्यवस्था ऐसी है कि कभी उसमें बहुमत की सरकार नहीं आ पाएगी। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व खूब हो जाएगा, लोगों की बात खूब आ जाएगी, लेकिन वहाँ कभी बहुमत की सरकार आ नहीं पाएगी। अब बहुमत की सरकार नहीं आ पाएगी तो क्या ये सिस्टम हमारे लिए ठीक होगा? इसीलिए जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है यार कौन सी व्यवस्था वहाँ है, कितना फ़ायदा है, कितना घाटा है। इसलिए लगता है वो तुलनात्मक पद्धति ज़्यादा बेहतर तरीका है, ज़्यादा बेहतर तरीका है और इसीलिए कुछ हमें वर्तमान के एग्जाम्पल देने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल आप 1960 के दशक के ही दे रहे हैं, आपकी समझ क्या मानी जाएगी? कुछ तो एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन लिखने में हमेशा सैद्धांतिक चीज़ें ज़्यादा, वर्तमान एग्जाम्पल की मात्रा हमेशा कम, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। दूसरा फ़ायदा हो जाता है, यही बात स्लाइड में भी लिखी गई है। और फिर तीसरी बात, अगर आप कहेंगे कि तुलनात्मक पद्धति का तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है, तो फिर उसमें आता है कि हमें वस्तुनिष्ठता की जानकारी हो जाती है। एक हमें ऑब्जेक्टिविटी, जो शायद हम वस्तुनिष्ठता यानी अध्ययन बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, और एक होता है वस्तुनिष्ठ, दूसरा होता है व्यक्तिनिष्ठ। एक सब्जेक्टिव होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है जो अलग अलग बदलता रहे, वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि जो सभी के लिए एक जैसा हो। अगर अनुसंधान करने वाले के हिसाब से विषय बदलता जा रहा है तो ये क्या है? व्यक्तिनिष्ठ। जैसे मैं आपसे पूछूं ठंडी लग रही है, तो कोई कहेगा लग रही है, कोई कहेगा नहीं लग रही है। और ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, बल्कि परिवेश पे है कि हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, क्या पहन के बैठे हैं, और हमारी शारीरिक क्षमता कैसी है। भाई कोई पहलवान किस्म का आदमी है तो उसको ठंडी नहीं लगेगी, अब कोई सीखिया पहलवान है उसको ठंडी लग जाएगी। यानी आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहे। वस्तुनिष्ठ का मतलब है व्यक्ति के बदलने से सत्य न बदले, व्यक्ति के बदलने से सत्य न बदले। जैसे कि मार्कर का कलर क्या है? अगर मार्कर कलर ये है, आप सब देख रहे हैं, तो इसमें व्यक्ति के हिसाब से बदलाव नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव अध्ययन कैसा होना चाहिए? तुलनात्मक पद्धति का एक बड़ा, अभी राजनीति पर हम नहीं आ रहे हैं, तुलनात्मक पद्धति का एक बड़ा उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव जानकारी ले लें। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर हमें आप दो शब्दों में पूछेंगे कि भाई ये बताओ कौन सी चुनाव प्रणाली अच्छी है, आनुपातिक या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो जानकारी हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। और जो मैं कहूँ वही अगला अनुसंधानकर्ता कहे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ऑब्जेक्टिव जानकारी। इन लोगों ने कहा इसलिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा भाई जो हम व्यवहारवाद अपना रहे थे उससे तो सही मायने में हमें वस्तुनिष्ठ जानकारी नहीं मिल पाई, व्यवहारवादी तरीके से वस्तुनिष्ठ जानकारी हमें नहीं मिल पाई, बल्कि हमें इससे तो ज़्यादा वस्तुनिष्ठ जानकारी मिल जा रही है। तो फिर ये कहा गया ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव तरीका अपनाइए, अच्छा तरीका है। फिर हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीका पता होना चाहिए कि ये बताइए कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो जो सत्ताधारी दल है वो चुनाव हारेगा या चुनाव जीतेगा। ये क्या है? वस्तुनिष्ठ जानकारी है।
उसमें हौच-पौच नहीं होना चाहिए। या हम ये कह दें कि अध्यक्षीय शासन में ज़्यादा स्थायित्व होता है संसदीय शासन में, हमें ऑब्जेक्टिव जानकारी चाहिए। ऑब्जेक्टिव जानकारी चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि मूलतः इसके फ़ायदे ये हैं, मूलतः फ़ायदे इसके ये हैं, और अगर इसी फ़ायदे को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम एक ऐसी तुलना करना चाहते हैं, एक ऐसा उपकरण बना हमने तुलना, कंपैरिज़न का, जिससे हम किसी भी क्रॉस कल्चरल, जिसे कहते हैं ना, अब कहीं भी हो, एशिया का हो, अफ्रीका का हो, किसी भी शासन को हम कंपैरिज़न कर लें। ये अच्छी बात है। ये क्रॉस कल्चरल है, क्रॉस सोशल है, यानी कहीं भी समाज भी अलग-अलग हो सकता है और इतिहास अलग-अलग हो सकता है, शासन अलग-अलग हो सकता है, फिर भी हम तुलना करना चाहते हैं। तुलना करना चाहते हैं, ये तुलनात्मक पद्धति है, और ऑब्जेक्टिविटी का तो यही मतलब होता है कि ठीक है, उसमें चाहे वो रसिया का हम शासन जाके देखेंगे, वहाँ कैसे चुनाव होता है, हम जाके अमेरिका में देखेंगे, वहाँ चुनाव होता है, और अगर साम्यवादियों में भी 2 चयन करना है, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना का चयन कर लें कि भाई वहाँ कैसे सिस्टम चलता है, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव जानकारी मिल जाएगी। ये तुलनात्मक राजनीति का तुलना का फ़ायदा है। ये क्रॉस कल्चरल में क्या मतलब है? क्रॉस कल्चरल का मतलब अलग-अलग संस्कृतियों में कैसे शासन काम कर रहा है, हम उसका अध्ययन कर लें। क्रॉस सोशल, अलग-अलग समाजों में ये शासन कैसे काम कर रहा है, उसका अध्ययन कर लें, और पूरी दुनिया का एक अध्ययन करें, और फिर उसके बाद तुलनात्मक पद्धति, इसीलिए फिर 1960 के दशक से आगे बढ़ गई। 1960 के दशक से फिर आगे बढ़ी। अब दूसरा मामला यह कि ठीक है, ये तुलनात्मक, हाँ, आलोचना तो हमेशा लगी ही रहेगी। अब आप ये कह सकते, तुलना के लाभ तो ये है, हम तुलना घाटे बता सकते हैं कि तुलना करने वाला भी तो मानव ही है, उसके अपने मूल्य हैं। ये हर की आलोचना है, तो आलोचना बाद में बता देंगे। तुलनात्मक पद्धति परफेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुलनात्मक पद्धतियों की भी आलोचना है, लेकिन हम उस आलोचना बाद में आएँगे। लेकिन अभी इतना तो फ़ायदा इससे दिख रहा है, और फ़ायदे को हमेशा कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ लिखिए, कुछ सिद्धांत के साथ लिखिए, संसदीय शासन, संघात्मक शासन, या कोई चुनाव की प्रणाली का एग्ज़ाम्पल आप दे दीजिए, उसके साथ आप लिखिए। तो भाई किस तरीके से तुलना के तुलनात्मक पद्धति के लाभ हैं, ऐसा मामला आ जाएगा। दूसरी बात है, तुलना कैसे की जाए? तुलना कैसे की जाए? अब जब तुलना कैसे की जाती है, तो अनेक तरीके हैं उसके, अनेक तरीके हैं। देखिए, पहला, तुलना कैसे की जाए, तो उसके तमाम तरीके हैं पद्धति के, और अलग-अलग विद्वानों ने अलग तरीका अपनाया। हम ऐतिहासिक तरीका अपना सकते हैं, तुलना करने का तरीका क्या अपना सकते हैं? ऐतिहासिक। हम ऐतिहासिक तरीका कैसे अपनाएंगे? अब मान लीजिए कि हमें ये बात देखनी है कि जो संघीय शासन है, भारत में एग्जाम्पल लीजिए, ऐतिहासिक जो चुनाव की ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति को अपनाएंगे, तो उसके लिए हम एक ही देश के भीतर भी तुलना कर सकते हैं, 2 देश के भीतर भी तुलना कर सकते हैं। और ऐतिहासिक पद्धति में सामान्यतः एक देश के भीतर हम तुलना कर सकते हैं, जैसे कि एक दल के प्रभाव में हमारी संघीय शासन कैसा काम कर रहा था, और दूसरा, जब क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया तो संघात्मक शासन कैसा है। इसका मतलब हमने 2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ले लिया, हमने 2 पृथक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को साथ में लिया, और इन 2 पृथक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को एक दूसरे से तुलना करने का प्रयास किया। 2 पृथक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमने ले लिया, और दोनों पृथक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने का प्रयास किया कि कैसे दल प्रणाली के बदलने के साथ संघात्मक शासन में बदलाव हुआ। हम भारत की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने फिर देखा कि भाई भारत में जब एक दलीय प्रभुत्व था, अब ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, जब भारत में एक दलीय प्रभुत्व था तब संघात्मक शासन अच्छा काम कर रहा था, ये जब भारत में क्षेत्रीय दल उत्पन्न हो गए तो संघात्मक शासन अच्छा काम कर रहा था। तुलनात्मक राजनीति है बड़ा सरल सा पार्ट, लेकिन चूंकि ये एक उधार लिया हुआ एक तरीके से विषय है, कुछ थियरी का पार्ट ले लेते हैं, कुछ हाईआर से भी चीजें ले लेते हैं, कंपैरिजन करना है फिर तो व्यापक होगा। तो इसमें एक आसानी भी है, और एक मामला कठिनाई ये है कि थोड़ा सा हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो फिर तुलनात्मक राजनीति आपको समझने में और आसान हो जाता है।
तो एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक शासन अच्छा काम करता है या क्षेत्रीय दल के अंतर्गत? यह है क्या है, पद्धति है। ये पहला तरीका है कि तुलना कैसे करें, तो हम हिस्टोरिकली भी कर सकते हैं और ये बात अमेरिका में भी कार्य कर सकते हैं। अमेरिका के लिए भी बात कर सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, रिपब्लिकन में फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, या 90 के पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, 90 के बाद क्या थी। कंपैरिजन किसी स्तर पे कर सकते हैं। तो पहला हम ऐतिहासिक तुलना कर लेंगे। दूसरा हम कर सकते हैं कि तुलना समानों के बीच करें या असमानों के बीच है। दो चीज समान हो जाए तो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, असमान हो जाए तो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं तुलना कैसे करें? अब समान का मतलब है, अगर मान लीजिए इंग्लैंड और भारत दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये क्या है, समान के बीच तुलना है। इंग्लैंड भारत दोनों में अगर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये क्या है, समानों के बीच तुलना है। ये क्या है, समानों के बीच तुलना है। अगर इंग्लैंड और अमेरिका में अलग अलग शासन प्रणाली है, कहीं संसदीय है कहीं अध्यक्षीय है, तो ये तुलना किसके बीच में है, असमानों के बीच में है। ये कंपैरिजन असमानों के बीच में है, समानों के बीच में नहीं है। तो हम तुलना दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, समानों के बीच तुलना करने से फिर, क्योंकि उद्देश्य क्या है तुलनात्मक पद्धति का, ये है, तो हम बेहतर व्यवस्था की ये जुड़ा हुआ है। तुलना कैसे करें, लेकिन तुलना की पद्धति क्यों करें, क्या फायदा होता है, तो ये जानकारी हमें फिर मिल जाएगी। ये फायदे होते हैं। समानों के बीच तुलना करें, असमानों के बीच में करें, तो संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन दोनों की तुलना करेंगे तो फिर उसमें एक फायदे घाटे आ सकते हैं। संसदीय शासन की अपने आप में तुलना करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भाई कैसे विधायिका कार्यपालिका के संबंध होते हैं, कैसे पार्टी के रिलेशन होते हैं। तो एक पार्टी के संसदीय शासन में दूसरा संसदीय शासन कैसे अलग अलग काम करता है, समान काम करता है, उसके फैक्टर क्या है, फिर पता चलते हैं हमें। ये भी हो सकता है कि तुलना मतलब अनेक तरीके हैं, हॉरिजेंटल करें या वर्टिकल करें। हॉरिजेंटल एक देश के अंदर करें या दो देशों के बीच करें। जैसे मान लीजिए तुलना समान या असमान के बीच हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सरटोरी ने, अब हम उनके एग्जाम्पल बताएंगे, पार्टी में चल के करेंगे। सरटोरी ने बहुदलीय व्यवस्था को ही तुलना की है। अब बहुदलीय व्यवस्था समान की तुलना है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बीच बीच आगे हम करके देखेंगे। कभी भी आप एग्जाम्पल दीजिए तो विद्वानों की बात कर दीजिए, उसी में ऐतिहासिक है तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐतिहासिक में तो तमाम कहा भी जाता है कि बहुत सारे लोग आईआर में राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट नेशन, कैसे इतिहास का, कैसे महाशक्तियों का उदय हुआ, कैसे उत्थान हुआ, तो बाकायदा बहुत सारे विद्वान ऐसे जो तुलना कर रखे हैं, वो सब हम नाम आगे बताएंगे आपको। सरटोरी की बात है, सरटोरी ने क्या कहा, अब मान लीजिए हमें तुलना करनी है, तो समानों की तुलना के एग्जाम्पल अच्छा उन्होंने बताया है। समानों की तुलना के एग्जाम्पल उन्होंने अच्छा बताया है कि कैसे बहुदलीय व्यवस्था की तुलना करनी है। तो यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाते हैं, लेकिन एक श्रेणी के ऐसे देश हैं जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसके बावजूद भी वहां विचारधारा का फर्क आ जाता है। और दूसरे ऐसे देश हैं जो बहुदलीय व्यवस्था अपना के भी विचारधारा का फर्क वहां नहीं आता। एग्जाम्पल है, अगर हम डुवर्जर की बात करें, देखिए हमने एक एक इनके नाम, सब नाम आगे आपको बता देंगे, लेकिन सवाल है कि जब हम नाम लिख रहे हैं, मैं तुलना समान असमान के बीच में केवल, अब यही फर्क होता है, मैं किसी न किसी स्कॉलर का रेफरेंस तो देना पड़ेगा। तो यहाँ किसका रेफरेंस दे दिया हमने, सरटोरी का। सरटोरी ने कहा कि भाई बहुदलीय व्यवस्था को भी हमें कंपैरिजन करना है, तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि बहुदलीय व्यवस्था में कहाँ पे विचारधारा का अंतर होता है, कहाँ विचारधारा का अंतर नहीं होता। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के दौर में आई, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि तुलना कहाँ की जाए, एक देश के भीतर या विभिन्न देशों के बीच में। यानी तुलना कहाँ करें, एक ही देश के भीतर कर ले या विभिन्न देशों के भीतर करें। अब इसमें फिर एग्जाम्पल आप देखेंगे, डुवर्जर ने क्या किया,
फिर हमने कहा इन सब का नाम आगे हम देखेंगे। सर्टोरी ने पार्टी सिस्टम का अध्ययन किया कि कैसे बहुदलीय व्यवस्था अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो ठीक वैसे डुवर्जर ने क्या देखा? डुवर्जर ने कहा कि भाई हमें दो प्रकार की पार्टी देखना है, कि अमेरिका में पार्टी सिस्टम कैसे चलता है और ब्रिटेन में। ये क्या है? कंपैरिजन दो देशों के बीच में है। ये दो देशों के बीच में कंपैरिजन है। और डुवर्जर ने कहा कि जो यूएस में पार्टी सिस्टम चलती है उसमें उसको उन्होंने क्या कहा? कैडर पार्टी। और जो ब्रिटेन में पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल उन्होंने कहा मास पार्टी। या ब्रिटेन का मतलब है, आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने यूरोपीय देशों की बात कही कि जो यूरोपीय देशों में पार्टी सिस्टम है उसको उन्होंने एक मास पार्टी का एग्जाम्पल दिया। तो ये तुलना ही तो है। यानी हम तुलना कर सकते हैं विभिन्न देशों के बीच में भी और एक देश में भी। विभिन्न देशों के बीच तुलना कर सकते हैं, एक देश में तुलना कर सकते हैं। और जो सर्टोरी का कंपैरिजन था वो भी विभिन्न देशों में है, लेकिन वो समान असमान के कंपैरिजन में हम बात कर रहे थे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बहुत सामान्य बात करें तो जो परंपरागत विचारक हैं जितने डाइसी जैसे लोगों ने जब विधि के शासन की बात देखी तो इंग्लैंड के विधि के शासन का उल्लेख किया। ठीक वैसे ही आप तुलना कैसे कर सकते हैं विभिन्न देशों के बीच में? और हॉरिजेंटल या वर्टिकल। हॉरिजेंटल भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे होता है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है बिल्कुल समानांतर। तो अब मान लीजिए कि हम किसी कंपैरिजन को देखना है। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे होगा? हम अमेरिका की सीनेट अमेरिका की सीनेट और भारत के राज्यसभा की तुलना करना चाहते हैं, तो वो तुलना कैसी होगी? हॉरिजेंटल। भाई अमेरिका की सीनेट है और भारत की राज्यसभा है, उसके बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अभी तो आप देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस में पॉलिटी में जो लिखा हुआ है विभिन्न विभिन्न दुनिया के विभिन्न संविधानों के बीच की तुलना, इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच तुलना, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही तो है। उसी का नाम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, बस वहाँ नाम लिखा नहीं गया है। अब सीनेट और राज्यसभा के बीच भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और दूसरा, अध्यक्षीय शासन में जब उच्च सदन की भूमिका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा? फिर वर्टिकल। भाई अध्यक्षीय शासन में राज्यसभा की भूमिका कैसी है, संसदीय शासन में उच्च सदन की भूमिका कैसी है, तो क्या होगा? फिर वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे, यानी पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम कंपैरिजन करें उसके एक अंक का। जैसे कि हम मान लीजिए कि ध्यान देते हैं कि मस्तिष्क का तुलना की जाए, मस्तिष्क की तुलना की जाए, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की तुलना हम नर्वस सिस्टम से करें, तो ये कंपैरिजन कैसा होगा? वर्टिकल होगा। भाई ऊपर नीचे बात कर रहे हैं। दोनों हाथ की तुलना करें, हॉरिजेंटल होगा। तो हम एक ही सरकार में पूरी व्यवस्था के संदर्भ में एक शासन के अंक की तुलना कर सकते हैं, दो विभिन्न देशों के बीच में शासन के अंक की तुलना कर सकते हैं। और इतना भी नहीं, इसके अलावा एक ऐसी कंपैरिजन हम कर सकते हैं जो बिल्कुल सामान्य किस्म का हो, जनरल किस्म का हो। जनरल का मतलब है, और एक एक यानी कंपैरिजन कैसे होता है? माक्रो हो सकता है, मैक्रो हो सकता है। कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपैरिजन के कई तरीके हो सकते हैं, बस लिखने की बातें हैं। एक आध एग्जाम्पल आप दे दीजिए कहीं भी। दूसरा कंपैरिजन कैसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि वो माइक्रो भी हो सकता है। यानी माइक्रो का मतलब होता है जो छोटे लेवल पे कंपैरिजन किया जाए। माइक्रो का मतलब है कि मान लीजिए कि हम जैसे सीनेट है, राज्यसभा है, यानी शासन किसी एक अंग का अध्ययन कर लें। दो देशों के बीच में शासन किसी एक अंग का अध्ययन कर लें, सीनेट का या फिर उसमें राज्यसभा का, तो माइक्रो होगा। और अगर हम भारत और इंग्लैंड के संसदीय शासन का कंपैरिजन कर लें, ये क्या होगा? माक्रो। बड़े स्तर पर, सामान्य स्तर पर, बड़े स्तर पर कंपैरिजन किया जाए, सामान्य स्तर पर कैसा होगा? माक्रो। छोटे स्तर पर कैसा होगा? माइक्रो। छोटे स्तर पर होगा माइक्रो। जैसे कि
कहा जाता है कि सर डुवर्जर के बारे में उन्होंने पार्टी सिस्टम के बारे में एक माक्रो कंपैरिजन किया है, व्यापक कंपैरिजन कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसा कि आप देखेंगे मिशेल्स का कंपैरिजन, रॉबर्ट मिशेल्स जो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के निर्माता है। आप ऐसे नाम बीच बीच में लिख दीजिए, हम आगे चल के सब पार्टी में, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूह पढ़ना है, पार्टी पढ़ना है, सब बताएंगे और सबका रिपीटिशन है। इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आएंगे, पार्टी दबाव समूह तो होता ही है। तुलनात्मक राजनीति की बातें सारी इधर उधर से ली गई है। इसलिए अगर आप मिशेल्स की बात देखेंगे तो मिशेल्स ने क्या अध्ययन किया है, उनका अध्ययन माइक्रो है। क्योंकि मिशेल्स ने क्या बात की है कि उन्होंने देखा है कि जो जर्मन समाजवादी पार्टी है, मिशेल्स का कहना है कि जो जर्मन समाजवादी पार्टी है, क्या वाकई वो गरीबों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है और जो अन्य पार्टियों से अलग होती है? तो मिशेल्स का कहना है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि पार्टी बाकी से अलग होती है। पार्टी जहाँ भी होगी वहाँ मुट्ठी भर लोगों का ही प्रभाव होता है। ये क्या है? माइक्रो, छोटे लेवल पर। लेकिन डुवर्जर की बात आप देखें क्या है? माक्रो, बड़े स्तर पे तुलना की है कि आखिर में किस तरीके से दो शासन की प्रणालियों के बीच में अंतर होता है। ये माइक्रो है। तो कंपैरिजन अनेक प्रकार का होता है। ये तुलना कैसे की जाए, ये मामला है। तुलना कैसे की जाए, ये मामला है। और दूसरा मामला कहाँ पे है? तुलना के फायदे क्या है, और तुलना के फायदे जब देखिए तो उसमें उसमें भी विचारकों के नाम लिखिए। भाई ऑब्जेक्टिविटी कैसी होगी कि उसमें डुवर्जर के नाम लिख दीजिए, मिशेल्स के नाम लिख दीजिए, इनके आगे हम बात करेंगे कि कैसे अध्ययन करके हम चीज़ों की जानकारी लेते हैं। नहीं तो गलती कहाँ पे होती है, क्योंकि अगर इन विषय वस्तु की जानकारी को बाकी आप सिद्धांतों से अलग कर देंगे, उत्तर खराब हो जाता है, नहीं तो एग्जामिनर बड़ा हल्का चीज लगने लगेगा। अब तीसरा मामला है, यानी पहला हमने तुलनात्मक को भी हमने देखा, तुलनात्मक का लाभ क्या है, तुलना कैसे की जाए। और तीसरी बात है, अब हम राजनीतिक शब्द के देखें, तुलनात्मक के लिमिटेशन क्या है सबसे लास्ट में बता देंगे। तुलनात्मक पद्धति खामियां भी हैं, लेकिन जरा पूरी तुलना कर दें उसके बाद खामी पर हम आएंगे। उसके पहले आपको ये बता दें कि तुलनात्मक में राजनीति क्या है। तुलना तो हमने देख लिया, तुलना क्या है। दूसरा, अब राजनीति क्या है, अब जरा देखें दूसरी बात। तो तुलनात्मक में एक हमने देख लिया कि तुलना का पद्धति, ये जो तुलना पद्धति की आई, इसमें राजनीति का क्या मतलब माना जाए, पॉलिटिक्स का क्या मतलब माना जाए। ये तुलनात्मक तो हमने देख लिया। तुलनात्मक हमने देख लिया, पद्धति हमने देख लिया। अब इसमें राजनीति के मायने हम क्या समझें। तो कहा जाता है कि कैसे, पहला जो राजनीति का मतलब माना गया वो है राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीति को अगर राज्य सरकार के अध्ययन पर मानेंगे, भाई राज्य सरकार का अध्ययन क्या होगा, स्वाभाविक रूप में राज्य सरकार में क्या पढ़ेंगे, शासन, शासन के प्रकार पढ़ेंगे। भाई यही तो राज्य सरकार कैसा है, या तो संसदीय है, या अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है, या संघात्मक है। ये क्या है, राज्य सरकार के अध्ययन है, यानी शासन के प्रकार। और दूसरा, शासन होगा तो निश्चित तौर पर संविधान भी होगा। अब संविधान होगा तो सरकार के अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। यानी सरकार के तमाम अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी। ये क्या है, राजनीति का पहला मतलब ये है। पहला हमने तुलनात्मक का मतलब देख लिया, फिर राजनीति का मतलब देख ले। तो राजनीति का अगर ये मतलब है संविधान का अध्ययन करना, राजनीति का मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका, सरकार के अंग का अध्ययन करना। भाई सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य एक अमूर्त विचार है, उसका मूर्त रूप क्या है, सरकार। और सरकार की शक्तियाँ कैसे चलती हैं, संविधान से। सरकार की शक्तियाँ कैसे चलती हैं, संविधान से। अब संयोग की बात देखेंगे, जब तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें कि विषय वस्तु के रूप में अगर संविधान के बीच में तुलना करना, शासन के बीच में तुलना करना, ये तुलनात्मक राजनीति है, तो फिर तो इसकी शुरुआत अरस्तू से होती है। भाई राजनीति अलग हो गई, और फिर अब हम सरकार के अंग के बीच में तुलना करें। अब तुलना कैसे करें, कौन सा संविधान अच्छा है।
इसलिए विषय वस्तु के रूप में तुलनात्मक राजनीति का तरीका कहाँ से बढ़ता है? अरस्तु से, क्योंकि शासन संविधान की बात अरस्तु ही कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के मायने कैसे बदलते गए, ये भी हमें ध्यान रखना है। कैसे धीरे धीरे राजनीति के मायने बदलते गए और फिर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विस्तार होता चला गया। तुलनात्मक पद्धति तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे राजनीति के मायने बढ़ेंगे वैसे वैसे तुलनात्मक पद्धति का विस्तार होता जाएगा। विस्तार दो तरीके से होगा। एक तो होता है कि पूरे शासन का अध्ययन कर लिया जाए, पूरी दुनिया का अध्ययन कर लिया जाए, दोनों तरीके से विस्तार होगा। अब अगर इस मामले में है तो देखिए, अरस्तु फिर तुलनात्मक राजनीति के पिता क्यों माने जाते हैं? विषय वस्तु के रूप में अरस्तु में तुलनात्मक राजनीति की ये मान्यताएं दिखती हैं। और उसमें क्यों? क्योंकि अरस्तु की चिंता क्या थी? शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन है? उन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणालियां मानी, जो हम थिंकर वाले पार्ट में पढ़ते हैं। इसलिए इसका विस्तार हम नहीं करेंगे। बस उनकी मान्यता क्या थी, 2-3 पॉइंट में आपको बता दें। अरस्तु ने कहा था, भाई शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? तो उन्होंने कहा राजतंत्र। पहले 6 प्रकार की तुलना कर ली और 6 में फिर ये बताया कि 3 सर्वश्रेष्ठ शासन, 3 निकृष्ट शासन। और 3 सर्वश्रेष्ठ और 3 निकृष्ट शासन की बात करते हुए फिर उन्होंने कहा कि शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? राजतंत्र। फिर शासन का सबसे बेकार का रूप क्या है? निरंकुश तंत्र, टेरनी। शासन का सबसे बेकार का रूप है निरंकुश तंत्र। उनका लोकतंत्र इससे थोड़ा सा अच्छा है। डेमोक्रेसी भी खराब ही है, लेकिन निरंकुश तंत्र से थोड़ा अच्छा है, बाकी तो खराब है। और तीसरा, शासन का सबसे व्यवहारिक कौन सा अच्छा रूप है? पॉलिटी। तो स्वाभाविक रूप में अरस्तु ने कंपैरिजन किया 6 प्रकार की शासन प्रणाली, 3 अच्छा और 3 खराब। गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ, यही तुलना है। और अरस्तु ने शासन और संविधानों को एक ही जैसा माना था। उनका संविधान की तुलना कर लेना, सरकार की तुलना करना, उसका एक ही मतलब है, मतलब उसकी एक है। और दूसरी बात है पॉलिटी। और निरंकुश तंत्र क्या है? बेकार, सबसे भ्रष्ट शासन। लोकतंत्र को भी भ्रष्ट मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र थोड़ा सा उससे अच्छा है, निरंकुश तंत्र सबसे भ्रष्ट है। और पॉलिटी ये क्या है? व्यावहारिक रूप में सर्वश्रेष्ठ है। यानी ये बात आपको याद रखनी है, सर्वश्रेष्ठ होना और प्रैक्टिकेबल बेस्ट होना, दोनों बातों में फर्क है। भाई सर्वश्रेष्ठ कई चीज हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ किसी व्यक्ति का नाम बताओ, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो बिल्कुल हर गुण संपन्न हो, वो ईश्वर ही जैसा होगा। अब आप कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ वाहन का नाम बताओ, तो मैं कहूंगा भाई ऐसा वाहन हो जो हर जगह चल भी ले, उतर भी ले, कहीं दौड़ जाए, कहीं घूम जाए बिना पैसे से। ये सवाल है कि जो वाहन हमारे पास है, जो उपलब्ध है, वही अच्छा है या कल्पना वाला अच्छा है? इसे याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ होना एक अलग बात होती है और जो उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ है वो अलग है। हमने भी सोचा दोस्तों पार्टनर कुछ ऐसा मिलेगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, मिला नहीं। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ। और कई बार जो सर्वश्रेष्ठ की कल्पना में रहते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। सलमान खान सर्वश्रेष्ठ की तलाश में थे, आज तक घूम ही रहे हैं। और कई बार व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, जब तक ये नौकरी नहीं, जब तक ये काम नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। तो हो सकता है वो ना मिले तो आप क्या करो, सर्वश्रेष्ठ की तलाश करो, लेकिन जो मिल जाए उसमें भी काम चलाने का प्रयास करो। व्यवहारिक जीवन तो यही है। तो अरिस्टोटल ने बाकायदा तुलना की थी और तुलना के द्वारा ये बताया कि किस तरीके से शासन की 3 प्रणालियां, और ये 3 विकल्प बता दिए, 6 प्रणालियां शासन की हैं, उसमें शासन बदलता रहेगा। और कैसे 3 भ्रष्ट शासन है, 3 अच्छे शासन है, इन सब का उल्लेख अरिस्टोटल ने बता दिया। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो यहीं शुरू होती है। दूसरी बात है, अरस्तु नहीं, क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं? सरकार। अभी तक हम पॉलिटिक्स का मतलब क्या मान चल रहे हैं? राज्य सरकार, राज्य सरकार। और दूसरा फिर तो आप देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु के रूप में देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू आप देखें, मॉन्टेस्क्यू को ले सकते हैं, एलेक्सी डी टोकविले या मैक्स वेबर,
नाम लिख क्यों क्या हम लिख सकते हैं? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई देखो, लोकतंत्र का शासन ही शासन और भूभाग और समाज में संबंध होता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो ऐसा है जो ठंडे प्रदेश हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, जो नॉन ट्रॉपिकल एरियाज हैं, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, थोड़ा गर्मी उर्मी होती है, उनके लोकतंत्र अच्छा नहीं है। यानी लोकतंत्र का पर्यावरण से, भौगोलिक कारकों से ऐसा संबंध है, ये बात मॉन्टेस्क्यू ने बताई। अभी अलग मुद्दा है सही है गलत है, एक अलग, क्योंकि अरिस्टोटल ने जो बात कही थी, अरिस्टोटल ने लोकतंत्र को भ्रष्ट बताया शासन का रूप। अरिस्टोटल ने कहा था लोकतंत्र निरंकुश तंत्र से थोड़ा अच्छा है, लेकिन है तो भ्रष्ट। आज तो ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए हम ये नहीं कह रहे जिन लोगों ने बता दी वही एकमात्र बात है सर्व, लेकिन जो बताया वो तो हमें देखना ही है, जो बताया वो तो हमें देखना है। तो मॉन्टेस्क्यू ने, अब यही पढ़ने फर्क होता है, पहले आप हमेशा उसकी खामी मत ढूंढिए, पहले जो कहा वो आराम से पढ़ लीजिए। पहले कई बार हम पढ़ने में ही गलती हो जाती है, हम पढ़ने से पहले खामियां ढूंढना शुरू कर दिया हमने। तो मॉन्टेस्क्यू ने लोकतंत्र और भौगोलिक संबंध बता दिए। और आप ये देखिए मॉन्टेस्क्यू कोई, यानी मॉन्टेस्क्यू की बात कही जाए, जितने जो जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ डेमोक्रेसी चली नहीं सकती। तो ये कौन सी नई बात बताई? उन्होंने तो वही कह दिया जो मिल ने भी कहा था कि लोकतंत्र तो एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए तो है ही नहीं है। और ये भी आप कहेंगे डी टॉकविले जैसे लोग कंपेरिजन कर रहे थे कि कैसे डेमोक्रेसी इन अमेरिका, तो डी टॉकविले जैसे लोग कह रहे थे भाई स्वतंत्रता, क्या लोकतंत्र होने से स्वतंत्रता मिल जाती है? तो डी टॉकविले ने कहा ना ना भाई, लोकतंत्र से स्वतंत्रता तो मिलती नहीं, स्वतंत्रता चली और जाती है। यानी लोकतंत्र का होना और स्वतंत्रता भी उपलब्ध होना, ये दोनों बातें पूरक नहीं है, ये दोनों बातें विरोधाभासी हो सकती हैं। डेमोक्रेसी इन अमेरिका में ऐसा लिख के दिखाया उन्होंने। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा स्पिरिट ऑफ लॉस, स्पिरिट ऑफ लॉस, और डी टॉकविले ने लिखा कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका। वैसे ही मैक्स वेबर ने भी बाकायदा कंपैरिजन किया कि तीन शासन, मैक्स वेबर ने कहा सत्ता के तीन रूप होते हैं, कंपैरिजन ही तो है। और मैक्स वेबर ने कहा भी कि भाई, मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन रूपों की बात की, तो डी टॉकविले ने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जिससे मिल भी बहुत प्रभावित था। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉस। और फिर मैक्स वेबर ने तो किताब लिखी मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैक्स वेबर ने जो किताब लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यता है, नैतिकता है, वो पूंजीवाद को पैदा करती है। ये बात मैक्स वेबर ने कही। तो मैक्स वेबर बता रहे सत्ता के तीन रूप होते हैं, परंपरागत, करिश्माई, तार्किक, वैधानिक। और उन्होंने सत्ता के तीन रूपों की तुलना भी की, परंपरागत, यानी परंपरागत, करिश्माई, तार्किक और वैधानिक, ये सत्ता के तीन रूप हैं। इसका मतलब है अगर राजनीति का मतलब ये सरोकार मान लिया जाए कि वो राज्य सरकार तक सीमित है, तो राज्य सरकार की बात अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर ने भी तो कहा कि भाई करिश्माई सत्ता का मतलब है जब एक जमाना था कि व्यक्ति के विलक्षण गुणों के आधार पे व्यक्ति शासन कर लेता था। परंपरागत का मतलब जो राजा महाराजाओं की सत्ता होती थी, परंपरा इतिहास के आधार पर लोग उनका पालन कर लेते थे, उसमें तर्क और की बात तो चलती नहीं थी। और दूसरा जो तार्किक वैधानिक सत्ता है वो विधि पे है, संविधान पे है, यानी जो न करिश्मा पर है और न किसी परंपरा और प्रथा पे है, उस सत्ता का नाम है तार्किक और वैधानिक। तो अगर तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का मतलब देखा जाए और फिर उसको तुलना से जोड़ा जाए तो ये अरस्तू हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, डी टॉकविले हैं, ये लोग लगातार तुलना करते रहे। लेकिन मैं फिर कहा कि तुलनात्मक राजनीति के प्रतिपादक नहीं है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु इन्हीं से शुरू होती है। बाकी तो प्रतिपादक तो आए 1960 के दशक में, तुलनात्मक राजनीति की किताब लिखी गई 1960 के दशक में, क्योंकि इनके किसी की बुक का नाम तुलनात्मक राजनीति नहीं है, ये बात आप ध्यान से देखेंगे।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इनमें किसी बुक का नाम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो ब्रांच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रूप में आया 1960 के दशक में। विषय वस्तु तो यहीं शुरू हो जाती है, विषय वस्तु यहीं शुरू होती है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे राजनीति के मायने बदले। पहले राजनीति का मतलब क्या था? राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। इसलिए तुलनात्मक राजनीति के जो आरंभिक विद्वान थे, उन्होंने उन्होंने अपने अध्ययन में राज्य सरकार की बात को ही ध्यान में रखा। अब अगर हम आरंभ में देखें कि राज्य सरकार के अध्ययन में, यानी आधुनिक युग में, हमने प्लेटो अरिस्टोटल की बात की जो बड़े पुराने हैं, हम थोड़ा 20वीं शताब्दी में आ जाए। जेम्स ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक किताब लिखी, शासन प्रणाली। अब जरा देखिए जेम्स ब्राइस ने। हरमन फाइनर ने क्या लिखी? द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। यानी सबका ध्यान सरकार पे जा रहा है, सबका ध्यान शासन प्रणाली पे जा रहा है, सबका ध्यान कहाँ है? और यहाँ देखिए कॉल फ्रेडरिक क्या लिख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, इसका मतलब है कि आधुनिक युग में जो तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत अप्रोच आया, अब फिर आप कहेंगे कि सर ये बताओ, इसमें तुलनात्मक राजनीति में कोई लिखा ही नहीं गया है, और ये हम कैसे कह रहे हैं कि परंपरागत अप्रोच है? कारण ये है कि जब बाद में लोगों ने, जब 1960 के दशक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच का विकास हुआ, तो उन लोगों ने बात मानी कि यहाँ भी कंपैरिजन ब्राइस से है, डाइसी जैसे है, बेजहार्ट है, कंपैरिजन के बात इन लोगों में भी है। तो ब्राइस ने भी लिखा, हरमन फाइनर ने लिखा, और उनकी बुक का नाम ध्यान से देखिए, शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मान्यताएं अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, मैक्स वेबर बहुत पहले कह चुके थे, उन्हीं मान्यताओं को नए रूप में लाने वाले 20वीं सदी के विचारक भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राज्य सरकार तक ही मानते हैं। इसलिए आप इसे कह सकते हैं परंपरागत अप्रोच है, क्योंकि ये बात 1960 के दशक में जिन विद्वानों ने जब तुलनात्मक राजनीति का सिद्धांत का निर्माण किया, तो उनसे पूछा गया, भाई तुलना पहले भी हो चुकी थी और तुलना अब भी कर रहे हो, तुलना पहले भी हो चुकी थी, तुलना अब भी कर रहे हो। अरस्तु तुलना कर चुके थे और बाकी ये भी तुलना ही तो कर रहे हैं। इन सारे लोगों ने शासन की तुलना की, संविधान की तुलना की, सरकार के अंगों की तुलना की, तो भाई वो भी तुलना कर चुके थे, ये भी तुलना कर रहे हैं, तो इन्हें फिर क्या कहा जाए? आप ही तुलनात्मक राजनीति के विद्वान कैसे हो गए? तो फिर 1960 के दशक में जो एक्स्टीन ने किताब लिखी, उन लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये लोग जो थे वो परंपरागत धारणा रखते थे और हमारी धारणा आधुनिक है। तो यहीं से मान्यता हो गई तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत अप्रोच और तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अप्रोच। परंपरागत अप्रोच और आधुनिक अप्रोच, इसका मतलब है परंपरागत अप्रोच में फिर कौन आएगा? शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, ये सब परंपरागत ही तो है। परंपरागत अप्रोच में वो आएगा जो राज्य सरकार का अध्ययन करे, और कहीं न कहीं जब हम राज्य सरकार का अध्ययन करेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर मानकी की बात आ जाती है, मूल्यों की बात का महत्व हो जाता है। जब हम राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, तो मूल्यों की बात आ जाती है, मानकी मुद्दे बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, मानकी मुद्दे बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं। इसीलिए आधुनिक युग में 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कौन कर रहा है? जेम्स ब्राइस, हरमन फाइनर, कॉल फ्रेडरिक, और इन लोगों का अध्ययन कहाँ पे है? तो ब्राइस ने, इसमें डाइसी का भी नाम आप जोड़ सकते हैं, फाइनर ने या फ्रेडरिक ने, इन विचारकों ने भी तुलनात्मक राजनीति में किसका अध्ययन किया? तुलनात्मक राजनीति में सरकार का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया, शासन के प्रकार का अध्ययन किया। इनका भी ध्यान वहीं पे था, इसलिए किताबों के नाम देखिए, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, किताब के फिर नाम आप देख लीजिए। इसलिए ब्राइस, फाइनर और फ्रेडरिक ये 20वीं शताब्दी में लिखने वाले लोग हैं जो तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने स्वयं अपने आप को नहीं कहा कि हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अप्रोच को मानते हैं।
ये तो बाद में 1960 के दशक में जिन लोगों ने किताब लिखी है, कस्टीन जैसे लोगों ने, उन्होंने को कह दिया कि भाई देखो, तुलना तो ये लोग भी कर रहे थे, लेकिन इनकी तुलनाएं बहुत प्रभावी नहीं थी। सरकार तक, संविधान तक, शासन तक ही बात करते थे। सरकार तक, संविधान तक, शासन की बात करते थे। तो ये लोग भी तुलनात्मक राजनीति के विद्वान हैं, लेकिन इनकी मान्यता क्या है? परंपरागत। इनकी मान्यता क्या है? परंपरागत। और परंपरागत क्यों? क्योंकि इनका अध्ययन यहाँ पे था, तुलना करते थे। अब सवाल है, परंपरागत में तुलना होती ही थी। अब इसे ये भी स्पष्ट मैं फिर याद दिला दूं आपको कि ये भी तुलना कर रहे थे, और अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू भी तुलना कर रहे थे। तो आपको याद दिला दें, उनका उद्देश्य मूल तुलना नहीं था, कुछ और था। तो बाद में लोगों ने खोजा कि हाँ भाई, ये कंपेरिजन कर रहे थे। इनका मूल उद्देश्य तो कंपेरिजन करना था, लेकिन इनका दायरा बड़ा व्यापक था नहीं। तो तुलनात्मक राज्य की बात की गई, सरकार की बात की गई, संविधान की बात की गई, और किताबों के, विचारकों के नाम, किताबों के नाम आप जरूर रेफर कर दीजिए। तो सवाल है कि तुलनात्मक राजनीति का जो राजनीति का मतलब विस्तार हो गया है, अभी विस्तार नहीं हुआ है, तो राजनीति का मतलब राज्य सरकार तक ही है। तो सवाल है कि खामी क्या आ गई? खामी कहाँ पे चली आई कि जो महसूस किया गया कि भाई नहीं, ये मामला ठीक नहीं है? खामी आई कि जो राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, कह तो रहे थे तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, लेकिन तुलना इनकी संकीर्ण थी। क्यों इनकी संकीर्ण थी? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की खामियां अगर आप देखें, तो परंपरागत उपागम में कौन है? ये लोग हैं। परंपरागत उपागम का आधार कहाँ शुरू होता है? अरिस्टोटल से। आधार शुरू होता है अरिस्टोटल से, आता है यहाँ तक। आता बीज तो अरिस्टोटल में था, पौधा ये लोग लगा रहे हैं। तो परंपरागत उपागम की अगर खामियां देखा जाए, तो पहला पहला तो ये राजनीति का संकीर्ण मतलब मान रहे हैं, क्योंकि इनका अध्ययन राज्य सरकार तक है। अब ये बात जानते हैं, राज्य सरकार तक अगर अध्ययन करेंगे तो समस्या आएगी। और समस्या इसलिए आएगी कि मान लीजिए कि हम राज्य सरकार तक अध्ययन करना चाहते हैं, और हम इंग्लैंड के शासन का अध्ययन करना चाहते हैं। इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र की तुलना हम भारतीय संसदीय लोकतंत्र से तुलना करना चाहते हैं, तो परंपरागत लोग क्या कहेंगे? भाई संविधान उठा लो। तो संविधान हो तब तो उठा लें। इंग्लैंड का संविधान तो लिखा हुआ है ही नहीं है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। वैसा कभी संविधान सभा इंग्लैंड में बैठी नहीं, तो हम कहाँ तुलना कर लें? पहली समस्या। ये तो कठिनाई पैदा कर रहे हैं। दूसरी समस्या कहाँ पर आएगी? अब मान लीजिए कि ठीक है, आप कहेंगे इंग्लैंड में संविधान नहीं, तो अमेरिका में चले जाएं हम। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए और फिर वहाँ पे ये देखा कि अमेरिका में हमने देखना शुरू किया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली कैसी है। अमेरिका की शासन की प्रणाली, अमेरिका की शासन की प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली में कौन किस किस्ती है? अमेरिका का राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है, भारत का प्रधानमंत्री। अगर हमने ऐसी तुलना किया, भारत के संविधान की तुलना करनी शुरू कर दी। अब मान लीजिए हम संविधान पढ़कर तुलना करना चाहते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमंत्री है? इस बात का जवाब हमें संविधान नहीं दे पा रहा है। भाई सीधी सी बात है, हम ये बात कैसे समझ लें भारत में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल, नेहरू पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे? क्या इस बात का उल्लेख संविधान देता है? उत्तर है नहीं। संविधान में इस बात का उल्लेख ही नहीं है। इस बात का उल्लेख हम कहाँ पाए फिर? इसका मतलब है इनका अध्ययन संकीर्ण था, क्योंकि ये संविधान के बाहर देखते ही नहीं थे, क्योंकि इनका अध्ययन संविधान और सरकार तक सीमित था। और संविधान और सरकार तक अगर अध्ययन सीमित होगा, तो बहुत सारी चीजें हमारे दायरे से फिर बाहर हो जाएंगी। और इनका अध्ययन केवल सरकार तक ही सीमित नहीं था। आलोचक तो कहते हैं इनका अध्ययन केवल यूरोप तक सीमित था। सरकार तक सीमित होता, चलो भाई हम मान ही लेते। इनका अध्ययन कहाँ तक सीमित था? यूरोप तक। और इनका अध्ययन यूरोप तक ही नहीं, केवल लोकतंत्र और उदारवाद तक ही सीमित था। भाई ये कौन सी तुलना? तुलनात्मक राजनीति। हमने पहले बताया तुलना में क्या हुआ, हमें वस्तुनिष्ठता चाहिए। हम देखें, हम विषय पढ़ रहे हैं,
और इस तरीके से हम विषय पढ़ेंगे फिर तो विषय कम होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा हो जाएंगे। हमें तो विषय चाहिए। अब अगर हम ये मान रहे हैं कि भाई यूरोप के आगे हमें देखना ही नहीं है, तो क्या सवाल है कि फिजिक्स केवल यूरोप तक है? अब मेडिकल साइंस का स्टूडेंट अगर ऐसा करने लगे कि यूरोप का पूरे अध्ययन में केवल यूरोप को देखे, यूरोप के बाहर देखे ही नहीं, कि भाई ये बाकी क्या देखना है, सर यूरोप में देख लिया, यूरोप के व्यक्ति को समझ लिया, पूरी दुनिया की दवाई हमें हल हो गई। तो अफ्रीका की बीमारियां यूरोप से कैसे समझी जा सकती हैं? मेडिकल साइंस, इसलिए मेडिकल साइंस का स्टूडेंट, फिजिक्स का स्टूडेंट ऐसा सिद्धांत बनाता है जो हर जगह के लिए लागू हो। अब बताइए, हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं या यूरोपीय देशों का तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं? ऐसा तो मैंने नहीं लिखा। मैं कह रहा हूँ तुलनात्मक राजनीति, और राजनीति के मतलब अभी भी वही है, राज्य सरकार संविधान अभी बदला नहीं, अभी बदलेगा। इसलिए परंपरागत उपागम की खामी क्या थी? अब जैसे हमने तुलना कर दिया, भाई यहाँ ये अलग है, यहाँ ये अलग है, तो हमने ये तो बताया नहीं क्यों अलग है। अब संविधान से मान लीजिए कि हमने संविधान पढ़ा, पहले संविधान से पूरी जानकारी मिलती नहीं। भाई हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली क्यों होता है, संविधान नहीं बताएगा, वो तो पार्टी बताएगी। पार्टी का अध्ययन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका दायरा संविधान तक है। अब कहीं पे दबाव समूह क्यों प्रभावशाली है? मान लीजिए अमेरिका में दबाव समूह प्रभावशाली है, फ्रांस में दबाव समूह को, भारत में दबाव समूह को नकारात्मक दृष्टि देखा जाता है, इसका उत्तर संविधान में है ही नहीं है। यानी पार्टी दबाव समूह जो सरकार को चलाते हैं, व्यवहारिक रूप में जो सरकार को चलाते हैं, उसका उल्लेख तो आप कर ही नहीं रहे हैं। यानी ब्राइस हैं, फाइनर हैं, फ्रेडरिक हैं, वो उसमें डाइसी भी हैं, बेजहार्ट हैं, और भी जितने भी आप परंपरागत लोगों के नाम आप देखेंगे, संविधान से बाहर देख ही नहीं रहे हो, तो सरकार से बाहर झांक नहीं रहे, इसलिए उसका अध्ययन सीमित है। और सीमित ही नहीं, केवल यूरोप तक ही अपना ध्यान बैठे हुए हैं। और यूरोप तक अध्ययन आप क्यों कर रहे हैं? दो कारण हो सकते हैं, या तो आप ये बताना चाहते हैं कि यूरोप ही श्रेष्ठ है, या आपके कहने का मतलब है कि बाकी जगहों में यूरोप के ही इसी शासन को लागू कर दिया जाए और बाकी जगह तो अध्ययन के लायक ही नहीं है। यही कारण हो सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे बार बार जो परंपरागत अप्रोच खामियां है, यानी विषय वस्तु के रूप में भी सीमित, भौगोलिक रूप में भी सीमित। भाई विषय वस्तु के रूप में सीमित है, तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत अप्रोच हैं वो विषय वस्तु के रूप में सीमित कैसे हैं? राज्य सरकार, संविधान, कार्यपालिका, विधायिका ने, यहीं तक आप जा रहे हैं। हमें तो पार्टी के अध्ययन चाहिए, आपके पास नहीं है। हमें दबाव समूह का अध्ययन चाहिए, आपके पास नहीं है। हमें तो लोगों की सोच भी चाहिए, आपके पास नहीं है। हमें तो ये भी देखना है समाज कैसा है, हमें ये भी देखना है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो रहा है, आपके पास नहीं है। क्या क्या राजनीति के अध्ययन में समाज की कोई भूमिका नहीं है? क्या राजनीति के अध्ययन में इकोनॉमिक फैक्टर्स की कोई भूमिका नहीं है? हम कैसे इनकार कर सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि ये इनका अध्ययन, यानी इनका अध्ययन हर तरीके से सीमित है। शासन के रूप में भी सीमित है, भौगोलिक रूप में भी सीमित है। और सवाल है, जब तुलनात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं तो भाई क्यों ना हम दूसरे भी एग्जाम्पल को देखें। साम्यवाद आ गया, ये नहीं देख रहे थे। फांसीवाद आ गया, ये देखने को तैयार नहीं थे। भाई तुलना तो करें, तुलना तो की जाए। इसलिए कहा जाता है कि ये अध्ययन वर्णनात्मक था, विश्लेषणात्मक नहीं था। भाई वर्णन और विश्लेषण में क्या फ़र्क है? वर्णन का मतलब होता है कि जब आप ये बता दीजिए कि कंपैरिजन का मतलब ये होता है, वर्णन का मतलब है आप बता दिए ये अलग है, ये अंतर है। यानी आपने बता दिया कि सीनेट और लॉर्ड सभा में ये अंतर है। इंग्लैंड का लॉर्ड सभा, यहाँ का सीनेट है अमेरिका का। आपने ये नहीं बताया कि अंतर क्यों है। विश्लेषण का मतलब क्या है? कैसे है। विश्लेषण का मतलब क्या है? क्यों है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का ये परंपरागत अप्रोच राजनीति का मतलब क्या मानता है, यहाँ तक। राजनीति का मतलब यहाँ तक मानता है, इसलिए फिर ये सीमित नहीं हो पाया, क्योंकि फिर तो क्रॉस कल्चरल रहा नहीं। आप याद रखिए, तुलनात्मक राजनीति हमें कैसी चाहिए? क्रॉस कल्चरल, जो सभी का अध्ययन कर ले, जैसा साइंस होता है। ऑब्जेक्टिविटी में देखा ही जाता है, ऑब्जेक्टिविटी में देखा जाता है। साइंस जैसे वोटिंग बिहेवियर, जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो ये नहीं देखता कि हर तीसरे व्यक्ति के से पूछना है आपको। अब इसमें अगर आपको ये हो जाए कि जो हमें पसंद आए उसे पूछना है, फिर आपका अध्ययन वैज्ञानिक कहा रहा, फिर तो उसमें व्यक्तिनिष्ठता आ गई। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की एक खामी थी, तो आपको फिर हम याद दिलाते चले, इसे तुलनात्मक राजनीति का जो इन लोगों ने अध्ययन किया था, इनको
परंपरागत उपागम किसने दिया नाम? जो 1960 के लोगों ने जो किताबें लिखी उन्होंने नाम दिया। भाई ये सब तो ट्रेडिशनल अप्रोच के लोग थे, काम किया लेकिन सीमित रूप में काम किया। इसलिए देखिए परंपरागत उपागम खामियां हैं लिखी हुई हैं कि कहा भी जाता है ये यूरोप केंद्रित है, यानी इनका ध्यान कहाँ था? अमेरिका और यूरोप तक। वही दुनिया उसके आगे भी तो है। भाई ऐसा कौन सा विषय? हमने पहले बता दिया खामी आ गई। और इनका क्या था? वर्णनात्मक था, तुलना कर दिया, केवल ये बता दिया कि असमानता है, विषमता है, क्यों है नहीं बताया, फायदा क्या है, घाटा क्या है नहीं बताया। तो फिर तो उतना फायदा हुआ नहीं हमें। और फिर दूसरा देखेंगे कि अब इसी के बाद आप देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम की बात होनी शुरू हुई और राजनीति के मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे। और अब राजनीति के मतलब बढ़ने कैसे बढ़ने लगे? अब आप देखिए कैसे कैसे राजनीति के मायने का विस्तार हुआ और फिर तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम आ गया। तो आधुनिक उपागम क्यों आया? अगर आपसे पूछा जाए कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम क्यों आया, कारण नंबर 1 वही सारे कारण जो हमने तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति के कारण बताए थे। तो आधुनिक उपागम क्यों आया? पहला कि राज्य सरकार के मायने का विस्तार कर दिया गया। दूसरा, साम्यवाद की चुनौती थी। तीसरा, परंपरागत उपागम की खामियां थी। चौथा, एशियाई अफ्रीकी देश नए रूप में आ गए। एशियाई अफ्रीकी देशों का नया आविष्कार हुआ या शासन के रूप में है, नई नई शासन प्रणाली का आविष्कार किया गया। और बाकी तो उनका समाज परंपरागत रूप में पहले से था। इन्हीं कारणों से ये कहा गया कि अब राजनीति का विषय वस्तु बढ़ने लगी। अभी तक राजनीति की विषय वस्तु क्या थी? ये तो अभी हम राजनीति को डील कर रहे हैं। अब तुलनात्मक पद्धति का मतलब हमने बता दिया। अब राजनीति की विषय वस्तु का विस्तार होने लगा। अब राजनीति शब्द के मायने बढ़ने लगे। और राजनीति शब्द के मायने बढ़ने कैसे लगे? अब इस किताब के नाम देखिए। इस जब कोई किताब के नाम आप पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए कि उसके कितने मायने होते हैं, वो क्यों बहुत महत्व का है, तो अगर आप देखेंगे कि इन लोगों ने किताब लिखी पॉलिटिकल पार्टीज, और मिशेल्स ने किताब लिखी, डुवर्जर ने किताब लिखी। और जब आर्थर बेंटले ने कहा, ग्राहम वालास की बात करें, आर्थर बेंटले की बात करें, तो इन लोगों ने नए तरीके से बातें करनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब अब राजनीति में समूहों को शामिल किया जाने लगा, जिसकी बात किसने की? रॉबर्ट मिशेल्स ने। अब ये कहा जाने लगा कि राजनीति का मतलब है समूहों का अध्ययन, तो मिशेल्स ने। देखिए मिशेल्स क्या किताब लिख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। डुवर्जर क्या किताब लिख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। तो मिशेल्स ने किताब लिखी पॉलिटिकल पार्टीज, किताब के नाम में ही दिख जाता है। देखिए पहले क्या किताब लिखी जाती थी? पॉलिटिकल पार्टीज। पहले किताबों के नाम क्या होते थे? थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। किताबों में अंतर तो है। कॉन्स्टिट्यूशन, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ। अब किताबों के फर्क आप देखिए, इसे पढ़ते हैं वो हम ध्यान देकर चीज़ों को पढ़ते हैं, क्यों किताब के नाम अलग हो गए। यहाँ पे किताबों के नाम देख लीजिए। अब यहाँ किताबों का नाम क्या था? ब्राइस ने क्या किताब लिखा? मॉडर्न डेमोक्रेसीज। यहाँ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, शासन की प्रणाली, संविधान। ये किताब फ्रेडरिक ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। और आपने देखा अचानक किताबों के नाम बदल गए। ये किताबों के नाम बदले या विषय वस्तु का विस्तार हो गया? ये किताबों के नाम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि विषय वस्तु का विस्तार हो रहा है। और इसके अलावा तो सही मायने में, और इस आधार को पहले रख दिया था ग्राहम वालास ने। उनका ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यानी अब मानव के व्यवहार का अध्ययन होने लगा, मानव कैसा स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद ग्राहम वालास के बाद लिखा आर्थर बेंटले, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट।
डेविड ट्रूमैन, गवर्नमेंटल प्रोसेस, बात ध्यान देखिए, प्रोसेस, पार्टीज, यानी राजनीति का विस्तार कैसे होना शुरू हुआ, फिर तुलनात्मक पद्धति अपने आप आ जाएगी। राजनीति का विस्तार इसलिए हुआ कि राज्य का अध्ययन, चाहे वो डुवर्जर हो, इन्होंने कौन सी किताब लिखी, पॉलिटिकल पार्टीज, और उन्होंने बता दिया कि ग्राहम बालास ने लिखा कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। यदि उन लोगों के नाम थियरी में कम यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंटल प्रोसेस अब, लेकिन सवाल ये जो प्रोसेस का सब मुद्दा उन्होंने उठाया, इसका मतलब ये हो गया राजनीतिक प्रोसेस है, राजनीतिक गतिविधि है। यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने क्या राजनीति में अध्ययन देखा परंपरागत रूप में, सरकार का, विधायिका, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, वो हमने गतिविधि नहीं देखा कि प्रोसेस कैसे चलता है। और यहाँ हमने संस्थाओं के रूप में अध्ययन किया। अब आप ये देखिए, गतिविधि का मतलब क्या है, चुनाव में भागीदारी एक प्रोसेस है, निर्णय करना एक प्रोसेस है, और सही मायने में कहा जाता है कि राजनीति समाज में चलने वाली वो सारी गतिविधि में शामिल है जहाँ शक्ति प्रतिस्पर्धा है, जहाँ हितों का संरक्षण है। राजनीति का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया, तो राजनीति के विस्तृत मायने क्या आ गए, संघर्षों का समाधान। राजनीति का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग। राजनीति का मतलब क्या है, पावर पॉलिटिक्स। राजनीति का सीमित अर्थ आगे बढ़ के व्यापक हो गया, तो राजनीति का अर्थ अब क्या रहा, अब सरकार तक नहीं रहा, संविधान तक नहीं रहा, शासन तक नहीं रहा। अब राजनीति के अर्थ का विस्तार कैसे हुआ, आप नाम लिख सकते हैं मिशेल डुवर्जर का, उसमें बंटेरे जैसे लोगों का भी नाम लिख सकते हैं। राजनीति के मायने बड़े हो गए। और राजनीति का विस्तार कैसे हुआ, विचारकों के नाम तो हमने बता दिया आपको। विषय वस्तु का विस्तार कैसे हुआ, अब क्या हो गई, ये समूह का अध्ययन हो गया। अब समूह के अध्ययन का मतलब है राजनीतिक दल का अध्ययन हो गया। अब नई बात आ गई इसमें, राजनीतिक दल, दबाव समूह आ गया। और ये हम देखिए, इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सारी बातें हैं, और यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है, और इसी का फिर एक रूप है, भारत में भी है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप देखेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट, एक ही चीज़ बार बार आती है, वहाँ केवल भारत का नाम दे देंगे। दूसरी बात, अब राजनीति का मतलब क्या हो गया, अब ये दल पढ़ेंगे, दबाव समूह पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस ही आपको पढ़ना पड़ेगा। संविधान से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का मायने संविधान में लिखा ही नहीं गया है, संविधान तो देखने नहीं पड़ेगा आपको। अब प्रोसेस का मतलब है बिहार का चुनाव में कैसे जीता जाए, प्रचार कैसे किया जाए, किससे गठबंधन किया जाए, सब प्रोसेस है। इसलिए राजनीति का मतलब क्या है, शक्ति का संघर्ष। अब शक्ति का संघर्ष तो हर जगह है। अच्छा, शक्ति हिंसा नहीं है, याद रखिए, पॉलिटिक्स में हम पावर शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हिंसा नहीं है, वो क्या है, प्रभावित करने की क्षमता। और जो शक्तिशाली होगा वही निर्णय करवा पाएगा अपने पक्ष में। तो पॉलिटिक्स क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है कि आखिर में भाई शक्तिशाली कौन है, किसान अगर सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं तो पावरफुल है। हम पॉलिटिक्स में जब पावर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, और राजनीति हर जगह वहाँ पे है जहाँ पे शक्ति का संघर्ष है। और समाज में शक्ति का संघर्ष तो ही है। अब तो लोग मानते हैं पुरुष और महिला के बीच संघर्ष ही है, नारीवादी तो यहाँ तक मानते हैं। नारीवादी कहते हैं राजनीति का मतलब कोई बीजेपी और कांग्रेस के बीच का संघर्ष नहीं रहा है। अब तो राजनीति का दायरा बढ़ गया, अब वो परिवार तक आ गया जहाँ पुरुष और महिला भी संघर्ष में भागीदारी है, पुरुष और महिला भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं, ये भी राजनीति है। तो अब जरा देखिए, ये डिसीजन मेकिंग है, शक्ति संघर्ष है, निर्णय निर्माण है। तो आप कहेंगे इससे सरकार कहाँ गई, भाई ये कहते हैं सरकार हमें नहीं देखना है, ये सारी चीज़ देख लीजिए, सरकार अपने आप समझ जाएंगे सरकार क्या करती है। सरकार संविधान आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोगों ने देख लिया है इसको। इसलिए अब राजनीतिक के मायने बदलते चले गए। तुलनात्मक का मतलब तो हमने पहले बता दिया है, बात यहाँ तक नहीं बढ़ी और आगे बढ़ता चला गया। लोगों का ठीक है, अगर ऐसे बढ़ रहा है तो राजनीति का मायने और बढ़ाओ। तो लोगों का और कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ ये सब क्या है, इस सब का क्या प्रक्रिया है।
और हाँ, कुछ लोगों ने कहा दबाओ समूह दल को, क्या क्या समूह की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप। तो राजनीति का मायने क्या होगा, इस प्रक्रिया तक आ गया। और फिर आगे बढ़ा, और फिर जो मामला आगे बढ़ा उसमें कहा गया कि राजनीति केवल प्रक्रिया तक नहीं है, बल्कि राजनीति तो व्यक्ति के व्यवहार का मामला भी है। लोगों का व्यक्ति का व्यवहार, लोगों का व्यक्ति का व्यवहार, तो व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? उन्होंने कहा अरे भाई चुनाव, व्यक्ति मतदान कैसे दे रहा है, चुनाव कैसे होता है, ये भी तो, उसमें भी तो सब पॉलिटिक्स है। यानी किसने किसको वोट दिया, यानी मतदान व्यवहार, चुनाव व्यवहार, यानी किसने किसको वोट दिया, किसको कितना परसेंटेज वोट मिला, कौन सा व्यक्ति चुनाव जीता। तो अब हो गया व्यक्ति का व्यवहार भी, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल भी पॉलिटिक्स में आ गया। अब देखिए कैसे विस्तार होता चला गया। अभी तक तो व्यक्ति के व्यवहार का मामला था ही नहीं, और कहीं न कहीं ये पॉलिटिक्स पे मनोविज्ञान का पड़ता प्रभाव था, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने कि, अमेरिका में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स से हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे साइकोलॉजी का अध्ययन करते करते उसी बात को पॉलिटिक्स पे लगा दिया। अब तो व्यक्ति का व्यवहार आ गया, और याद रखिए जैसे ही व्यक्ति के व्यवहार का मुद्दा राजनीति में आया, यहीं से तो व्यवहारवादी बात आई, यहीं से व्यवहारवाद आ गया। तो व्यक्ति का व्यवहार, अब देखिए कैसी चीजें बदल गई। यहाँ राजनीति का मतलब क्या रहा, प्रोसेस। यहाँ राजनीति का मतलब क्या है, शक्ति संघर्ष। और याद रखिए शक्ति संघर्ष जीवन में बना ही हुआ है, हर जगह परिवार में संघर्ष ही तो है। परिवार में संघर्ष है, परिवार वाले आपकी शादी करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना पहले नौकरी करके शादी करूंगा, इसी कॉन्फ्लिक्ट मच रहा है। आप करो पहले छोटे भाई की शादी कर दो, परिवार वाले कहना पहले तेरी शादी करना है, संघर्ष। लेकिन मामला यहां तक नहीं बढ़ा, राजनीति का और विस्तार होता चला गया। अब तो लोगों ने कहा भाई देखो राजनीति में यही बातें केवल हो वो ठीक नहीं है, अब राजनीति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। यानी आप देखेंगे कैसे राजनीति के मायने आगे बढ़ते चले गए। पहले क्या था, सरकार, शासन प्रणाली, संविधान। और ये अध्ययन बड़ा ही आसान था, बड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं था। अब क्या हो गया, अब राजनीति के अध्ययन के दायरे में अब मामला जो आ गया, अब लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई थोड़ा समाज भी देख लो यार, कि व्यवस्था थोड़ा देख लो, पूरा व्यवस्था की बात कर लो, सिस्टम की बात कर लो। अब सिस्टम की बात का मतलब है कि देखो राजनीतिक व्यवस्थाएं समाज में होती हैं, तो थोड़ा समाज को देख लो, फिर थोड़ा सा उसका अर्थव्यवस्था कैसी है उसको भी थोड़ा देख लो, फिर ये भी थोड़ा देख लो यार कि पॉलिटिकल कैसे विकास हुआ, कैसे आधुनिकीकरण आया, कैसे डेवलपमेंट हुआ, आधुनिकीकरण, डेवलपमेंट, इसको भी हम देख लें कि आखिर में ये सब हुआ कैसे। यानी बात कहाँ तक चली गई, सिस्टम तक चली गई, सिस्टम तक भी गई और संरचना तक भी गई। संरचना सिस्टम में थोड़ा फर्क है, सिस्टम संरचना में थोड़ा फर्क है। यानी आप देखें कि सिस्टम संरचना में आगे चल के आपको फर्क बता देंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें कि राजनीति का कैसे विस्तार होता चला गया, तो अब बताइए जब राजनीति के मायने संकीर्ण थे तो क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का तुलनात्मक उपागम। जब राजनीति का मायना संकीर्ण था, राजनीति के दायरे छोटे थे, तब लोगों ने क्या कहा, तब इसीलिए देखिए बात इनसे पूछी गई कि मैकर्डिस से पूछा गया कि भाई ये बताओ जो पहले लोगों ने, फाइनर जैसे, ब्राइस जैसे लोगों ने लिख दिया था, उनको क्या कहा जाए। तो मैकर्डिस ने कहा यार देखो, इसलिए मैकर्डिस ने क्या किताब लिखी, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आप देखिए यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से पहली बार किताबें तो 60 के दशक में लिखी गई। और फिर ये कहा कि हेनरी एक्स्टीन ने कहा, डेविड एप्टर, ऑमेंड पावल, इन सब लोगों से पूछा गया भाई ये सब जो नए नए विद्वान आए, और तुलनात्मक राजनीति के विद्वान इन्हीं को माना जाता है, तो इनसे पूछा गया पहले फाइनर ने, ब्राइस ने सब लिखा था, उनको क्या कहा जाए। तो उनका देखो भाई अब उनको क्या कहा जाए, मान लो कि तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत तरीका उनके पास था। और अरस्तु वगैरह भी जो बात करते थे उसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आज के दायरे में वो बातें इतनी प्रभावशाली रही नहीं।
इसका मतलब है सही मैंने देखा जाए तुलनात्मक राजनीति का जो अब इन लोगों से पूछा गया कि ठीक है फिर क्या अध्ययन किया जाए, क्या सरकार? कहा नहीं नहीं भाई वो सब परंपरागत बातें थी, इसलिए उनको कह दिया गया परंपरागत अप्रोच। तुलना की आपने ठीक किया, लेकिन अब इन लोगों ने मैक्रेटिस जैसे लोगों ने एक्स्टीन जैसे लोगों ने एक्स्टीन जैसे लोगों ने राजनीति के मतलब ही बता दिए, विस्तार कर दिया राजनीति का, दबाव समूह, दल व्यवस्था और ये सारी बातें उसमें आ गई। अब स्वाभाविक रूप में फिर समाज तक मामला पहुंच गया। इसलिए अपने सिलेबस में देखिए लिखा क्या क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से उपागम क्या है, अप्रोचेस क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये अप्रोचेज हैं। कुछ नहीं भी लिखा गया उसको मैं बता दूंगा, चूंकि आजकल बड़ी चर्चा में रहता है। जैसे कि संरचनात्मक अप्रोच में नहीं लिखा गया है, आर्मंड एंड पाउल को भी मैं आपको बता दूंगा। और कुछ है जो नया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो भी आपको हम आप यहाँ उल्लेख करेंगे। इसलिए आप देखें जैसे विषय वस्तु बदली तो तुलना का मतलब तो वही हो गया, तुलना का मतलब तो एक ही रहेगा। इसी को कहा गया तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अप्रोच। तो आधुनिक अप्रोच में कैसे अब राजनीति का विषय वस्तु बदल गया तो आधुनिक अप्रोच अपने आप बदल गया। इन सबके मतलब विस्तार करेंगे। लेकिन फिर आप कहोगे सर ये बताओ आधुनिक और परंपरागत में फिर बेसिक अंतर क्या रहा? ये तो राजनीतिक अंतर हो गया, ठीक बात है। अब यहीं से अगर हम ये देखें कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत अप्रोच और आधुनिक अप्रोच में फिर बेसिक अंतर क्या रहा, हम पॉइंट टू पॉइंट कैसे कंपैरिजन कर दें, इस सारी बातों को संक्षेप में कर दें क्योंकि विस्तार हो रहा है थोड़ा। तो चलिए संक्षेप में कर देते हैं इसको। अब देखिए, अब इसको हम क्या मान लें कि तुलनात्मक राजनीति का ये क्या था, परंपरागत विषय वस्तु। अब ये परंपरागत उपागम में ये सारी चीजें शामिल थी। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में ये शामिल है। और अब ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न हमेशा आधुनिक उपागम पे पूछा जाता है क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ही आधुनिक उपागम। और अब आधुनिक उपागम, अब राजनीति का मतलब मैंने बता दिया, तुलना का मतलब बता दिया, तो अब इन दोनों चीजों को हटा रहे हैं हम। राजनीति तुलना दोनों के मतलब बता दिए, अब हम बता रहे हैं कि आधुनिक उपागम के फिर मायने क्या है। अब आधुनिक उपागम के मतलब क्या है? और परंपरागत उपागम, पहली आधुनिक उपागम ने संविधान के बजाय, सरकार के बजाय व्यवस्था पर बल दिया, सिस्टम पर। सरकार और सिस्टम में फर्क होता है। वह सरकार का मतलब क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और सिस्टम का मतलब है, सिस्टम मतलब आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब एक समग्र व्यवस्था परिवेश में कैसे काम करती है, अपने पूरे वातावरण में कैसे काम करती है, उसका नाम है सिस्टम। अब इनका ध्यान सिस्टम पे हो गया। दूसरा, आधुनिक उपागम का ध्यान प्रकार पर हो गया, फंक्शन। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका काम क्या लिखे हमें उससे मतलब नहीं है। यानी एक तरीका है, देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका को पढ़ने का एक तरीका है। वह न्यायपालिका काम देखना चाहते हैं तो हम फाइनर के पास चले जाएं, ब्राइस के पास चले जाएं, बता देंगे सब कि ये है न्यायपालिका, ऐसा संघ का विवाद हल करती है, उस व्यक्ति के झगड़ों को हल करती है, व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है। न्यायपालिका का पहला अध्ययन पा सकते हैं संविधान के आर्टिकल से, लेकिन दूसरा अध्ययन पा सकते हैं कि न्यायाधीशों के निर्णय कैसे हैं, न्यायाधीशों के व्यवहार कैसे हैं। न्यायाधीशों के निर्णय और व्यवहार कैसे हैं, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं भाई। हमें वो मतलब नहीं किताब में लिखा गया, हमें वो मतलब चाहिए जो व्यवहार में है। आधुनिक उपागम आ गया, हमें व्यवहार मतलब चाहिए, हमें व्यवस्था की बात देखनी है। व्यवस्था का मतलब है किसी भी हम सरकार को, शासन को उसके बृहत परिवेश में देखें। और परिवेश कौन सा होगा, वातावरण कौन सा होगा, वो सामाजिक होगा, वो आर्थिक होगा, दलीय व्यवस्था होगी। यही तो हम हर जगह काम करते हैं भाई। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा, पार्टी भी आ जाएगी,
क्योंकि सिस्टम कम होलनेस की बात करता है। अभी डेविड स्टर्न पर हम आएंगे। तो ये प्रकार की बात करने लगे, व्यवस्था की बात करने लगे, आधुनिक उपागम हो गया। और आप याद रखिए इन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो समाज के विकास, आधुनिकीकरण, इन सब पर हम अध्ययन करेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन को देखेंगे। तो इसलिए आधुनिक उपागम और परंपरागत उपागम में बहुत स्पष्ट तौर पर अंतर आ जाता है। न केवल विषय वस्तु का बल्कि क्षेत्राधिकार का भी। इनका कंपैरिजन कहाँ था? यूरोप और अमेरिका तक। इनका कंपैरिजन कहाँ है? ये कहाँ तक सीमित थे? परंपरागत उपागम वाले। यानी ये विषय वस्तु और भौगोलिक रूप में दोनों में सीमित थे। यूरोप और बहुत बढ़े तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि आधुनिक उपागम का दायरा क्या है? यूरोप और अमेरिका तो रहेगा भी, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इस सब दायरे को कवर करता है। इस सब दायरे को कवर करता है, इसलिए परंपरागत और आधुनिक उपागम में अंतर बहुत स्पष्ट आ जाता है। भी व्यवहार की बात करते हैं और सिद्धांत व्यवहार में जानते हैं फर्क होता है। सिद्धांत व्यवहार में फर्क होता है। एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, नदी में नाव के साथ जा रहे थे। नाविक से पूछे, भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हो? नाविक ने कहा आर्किमिडीज का सिद्धांत, सर ये क्या होता है? प्रोफेसर बहुत गुस्से में, प्रोफेसर ने कहा तो नाविक तो बहुत बेकार का आदमी है यार, तो डूब जाएगा, तुम्हारा बचना संभव नहीं है, तू नदी में डूबेगा भाई। नाविक ने कहा, भाई सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाने से और नाव चलने से क्या मतलब है, दोनों के संबंध क्या है? प्रोफेसर ने कहा कोई बात नहीं है, अब तुम मूर्ख आदमी हो, तुम्हें कौन समझाए। बीच में नदी में जैसे ही नाव थोड़ा और बीच नदी में गई, अचानक तूफान आया, नाव डगमगाई। नाविक ने कहा, सर मैं कूद रहा हूँ नदी में, आप भी कूद जाओ, जान बचाना है तो, नाव डूबने वाली है। प्रोफेसर ने कहा, भाई मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे कूद जाऊं? नाविक ने कहा, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगा लो साहब, और प्रोफेसर साहब डूब गए। इसे याद रखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? ये है। तैरना क्या है? ये है। हमें भारतीय इन्हें आधुनिक उपागम देखिए, आधुनिक उपागम सबसे अच्छा एग्जाम्पल व्यवहार में देखिए। हम भारत को इसे समझना चाहते हैं, अगर भारत की सरकार को समझना है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देखें और संविधान को देख लें। हम वो काम नहीं करेंगे। हमें देखना है कि कैसे सरकार चलती है, कैसे किसानों से सरकार से बातचीत हो रही है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? इस किसानों के आंदोलन के पीछे कौन है? सरकार कैसे दांव खेल रही है? पार्टी क्या काम कर रही है? ये है राजनीति की वास्तविक हकीकत। हम यही देखना चाहते हैं कि आखिर में किसानों और सरकार के बीच समझौते में होने वाला क्या है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कौन किस पे शक्ति का प्रयोग कर रहा है, बजाय कि हम पुरानी किताबें प्लेटो को देख के पूछे कि भाई अरस्तु महोदय आपने शासन के कितने तरीकों का प्रयोग किया था। हमें भाई उससे मतलब नहीं है। यह आधुनिक परंपरागत अप्रोच के बीच एक बेसिक अंतर। अब हम चलेंगे आधुनिक अप्रोच पर। अब आधुनिक अप्रोच का विस्तार करें, इसलिए अब आपको शायद ये स्पष्ट हो गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम है, वास्तविक उपागम है। और इन्हीं लोगों ने ये बातें कहने शुरू की कि तुलनात्मक राजनीति का जो पहले का अध्ययन क्या था, वो क्या था? परंपरागत। और सही मायने में यही सही अध्ययन है तुलनात्मक राजनीति का। अगर अब इस बात को और कंपेयर करना हो तो कभी आप नारीवाद को पढ़ के देखिएगा। थियरी में अगर नारीवाद आपने पढ़ा होगा तो नारीवाद का तो मूल मतलब माना जाता है रेडिकल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद। लेकिन लोग कहते हैं भाई उग्रवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। लेकिन लोग कहते हैं भाई नारीवाद शुरू हुआ है, उदारवादी भी नारीवादी है, समाजवादी भी नारीवादी है। कहने को तो ऐसे ही तुलनात्मक राजनीति में है। अरस्तु भी तुलना कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्राइस भी तुलना कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत तो यहीं से होती है, 60 के दशक से। क्यों होती है मैंने बता दिया। लेकिन ये हम कारण आगे चल के देखेंगे कि क्या ये जो दावा कर रहे हैं कि एशिया का भी अध्ययन होगा, अफ्रीका का अध्ययन होगा। अच्छा, इनके अध्ययन में क्या था? लोकतंत्र का अध्ययन। तो इनके अध्ययन में क्या होगा? भाई चाहे शासन लोकतांत्रिक हो, चाहे शासन गैर लोकतांत्रिक हो, हम सबका अध्ययन करेंगे। शासन लोकतांत्रिक हो, गैर लोकतांत्रिक हो, हम सबका अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये क्या दावे कर रहे हैं कि सही मायने में तुलनात्मक राजनीति में तुलना कैसी होनी चाहिए? क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सोशल, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सोशल, क्रॉस पॉलिटिकल। इसका मतलब है कैसा भी कल्चर हो,
कैसा भी समाज हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, कैसी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, हमें क्रॉस कल्चरल, क्रॉस पॉलिटिकल, क्रॉस सोशल अध्ययन करना है। यानी हमें सबको देखना है। अन्यथा यहाँ तुलना का मतलब क्या होता है? आपको अब देखने पर लग रहा होगा, हाँ भाई, ये तो तुलनात्मक का सही मतलब आया कि हर शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाए। हम केवल यूरोप तक सीमित क्यों रहे? और सही मायने में सिद्धांत का तो ये मतलब होता है। यद्यपि क्या इनके ये दावे सही हैं? क्योंकि आधुनिक उपागम के इस दावे से देखा जाए तो इनके अध्ययन में चाहे उदारवादी, मार्क्सवादी से मतलब ही नहीं है। भाई ने वस्तुनिष्ठता रखना है तो विचारधारा का प्रयोग पीछे करिए। आपकी अपनी मान्यता का इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दावे सही हैं या सही नहीं है उसका परीक्षण हम बाद में करेंगे। ये ऐसा दिखता है, इन्होंने कहा ये कि नहीं, हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसा क्रॉस कल्चरल, क्रॉस पॉलिटिकल, क्रॉस सोशल, इसका सीधा सा मतलब है एशिया हो, अफ्रीका हो, साम्यवादी हो, उदारवादी हो, कोई भी शासन हो, हम उनका अध्ययन करके रहेंगे।